स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एजेंडा बता दूं ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को भी क्लियर हो। और अब जितना भी टाइम रह गया हमारे पास एमएसए के पेपर के दरमियान, तो उसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो अलाइंड होनी चाहिए। थोड़ा सा मेरा मेन फोकस ये होगा कि अब रिमेइंग डेज के अंदर हम इसको कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसके बाद हमारी एग्जाम को अप्रोच करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह हमें पेपर को कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है एमएससी के पेपर में, अगर किसी ने पहले नहीं दिया हुआ तो उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना, एसिमुलेट करना, ये भी एक स्किल होती है आपके पास। फिर हमारे पास वो चीज़ सॉफ्टवेयर पे चले जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिकली हम इन्फॉर्मेशन को कैसे रिटेन रखें, किस तरह हम उसको आपस में कनेक्ट करें, क्योंकि इवन अगर आप क्वेश्चन वन को ही देखेंगे तो उसके अंदर ही आपके पास 5 से 6 एनेक्जर्स आ रहे होते हैं, आपके पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसके अंदर पॉइंट्स को याद रखना, रिक्वायरमेंट को समझ के चीज़ आगे लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे ये भी थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर दिएगा कि मतलब कितने अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने समझ लें कि अभी एक मंथ में ही पढ़ना स्टार्ट किया है, या वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे स्टार्ट करें, ताकि मैं थोड़ा सा उनके लिहाज से भी बता दूं कि पेपर को लेके किस तरह चलना। काइंडली मुझे चैट में कंफर्म कर दूं कि जिसने अभी इस लास्ट मंथ के अंदर ही पढ़ना स्टार्ट किया है, में से वन उठाया है। सही है। दिस मंथ 2 मंथ्स। सही है, मैं ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का थोड़ा सा समझ गया। तो इसके लिए आपको पेपर की भी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। सही है, सेकेंड अटेम्प्ट भी है कुछ लोगों की। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास पेपर स्ट्रेटेजी में होती है, अगर मैं एमएसए स्टाइल पेपर की बात करूं तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है एमएसए एग्जाम के अंदर। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करी होगी, या आपने कुछ पेपर्स वगैरह सॉल्व किए होंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि मतलब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछ रहा। चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, आप 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, उसके बाद आप एमएसए देने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। उस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन में कितना लिखना है, किस तरह लिखना है, किस तरह प्रोफेशनल टोन इसके अंदर डालनी है, जो कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर स्ट्रगल करते हैं। इसका पासिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। उसका मेन रीज़न ही यही है कि मतलब ये अभी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं पूछा जाता। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास अकाउंटिंग जिनकी स्ट्रांग होती है वो इस पेपर के अंदर अच्छा स्कोर पर कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 65% आपका इसके अंदर अकाउंटिंग का पेपर पूछा जा रहा होता है। और ऑडिट जो आपके पास पूछा जा रहा होता है, अगर किसी का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑडिट में है तो बहुत सारी चीज़ें उससे ही आपकी कवर हो रही होती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होगी। इसके लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी ये चाहिए रिमेनिंग टाइम में कि आपके पास अभी दो चीज़ें हैं, कि आपने प्रिपेयर जो करना है उसकी टाइम मैनेजमेंट क्या है, देन आपने एग्जाम के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है उसको कैसे रखना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए वो इस पेपर के लिए आपके पास अकाउंटिंग का रिवीजन होना चाहिए। अगर किसी ने अभी भी सही से स्टार्ट नहीं किया, और इसके अंदर आपकी सीक्वेंस कोई स्पेसिफिक फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बट आपने जितने भी आईएफआरएस हैं, जितने भी आपके पास आईएएस हैं, आपने वो सारे कवर करने हैं। और इसका आसान तरीका ये है कि आप इन चीज़ों को सिलेबस आपके पास गिवन है उसके थ्रू रेफर करके एक चेकलिस्ट सॉर्ट ऑफ आप बना सकते हैं। उस चेकलिस्ट के अंदर आपने अब एफएफआर की तरह नहीं करना कि मतलब फॉर एग्जांपल आईएफआरएस हैं तो वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, आईएफआरएस 16 2 सही है, उसकी इंपॉर्टेंस होगी। बट अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो आपसे आईएस 38 भी पूछा जा रहा होगा, आईएस 37 भी पूछा जा रहा होगा, आपसे इवन आईएस 2 की भी रिक्वायरमेंट्स पूछी जा सकती हैं। और मार्क्स भी आपके पास 2 5 6 10 इस तरह के मार्क्स होते हैं। तो जो आपने फोकस करना है वो आपने, जो आपके पास, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि कैफ बेस आइजाज हो गए, या आपके पास नॉट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड आइजाज हो गए, उसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, आईएस 1, आईएस 2, आईएस 10, आईएस 8, इवन आईएस 16, और आईएस 16 का लिंक विथ इफरिक 1। ये सारी चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं। 36, 37, 38, 40,
ये तो ऐसे हैं कि जो आपने उनको किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इनको स्किम करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कैफ लेवल पे, एफएफआर पे भी थोड़ा बहुत आपने इनको रिवाइज किया हुआ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास, वो आइजाज जिसको आपने इतना ज़्यादा एफएफआर में प्रायोरिटाइज नहीं किया था, आपने उनको भी गो थ्रू ज़रूर करना है। बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए कि कौन से आइजा के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। दूसरी चीज़ जो आपने रिवीजन में इंकॉर्पोरेट करनी है, वो आपने करनी है सब्जेक्टिव अकाउंटिंग। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल IFRS 3। IFRS 3 के अंदर हमें एसेट्स डायरेक्टली नहीं पता होता कि उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं इन स्टैंडर्ड, क्योंकि हम कंसोलिडेशन को एक स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे आ रहे होते हैं। और एफएफआर के अंदर हमारा मोस्टली फोकस होता है कैलकुलेशन पे। वहाँ आपको बता देता है कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं। बट अब यहाँ पे आपने IFRS 3 के अंदर उन एलिमेंट्स पे फोकस करना है जो आपके पास सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी के साथ मैं IFRS 10 भी मेंशन कर दूं, क्योंकि दोनों का आपस में लिंक है। एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक मिनट की। आपके पास कंट्रोल कब स्टेब्लिश होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास कब स्टेब्लिश होता है? अदर देन शेयर होल्डिंग क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप ये दोनों चीजें डिटरमिन कर सकते हैं? आपके पास सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं? अगर मैं बात करूं कि आपसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग करनी चाहिए, तो आप IS 27 को रेफर कर रहे होंगे, और उसमें जो बातें होंगी वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग में क्या फर्क है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं लीजेस की बात करता हूँ, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज और नॉट, सब्जेक्टिव एरिया होता है। जज करना इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं IFRS 2 के अंदर, तो यहाँ पे ग्रुप बेस्ड, शेयर बेस्ड पेमेंट। इसी तरह यहाँ पे आपने कोई रिप्लेसमेंट अवार्ड दिया, उसको किस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है। IFRS 15 के अंदर आप चले जाएं तो उसके अंदर सारे ही एरियाज ऑलमोस्ट आपके सब्जेक्टिविटी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस की नेचर चेंज होगी। आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज और बाकी चीजें आपके पास चेंज हो रही होंगी। इसके अंदर आपके पास कोई स्पेसिफिक एरिया में इस तरह नहीं बता सकता सब्जेक्टिव। 5 स्टेप मॉडल भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके पास जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स IFRS 15 के अंदर बताई हुई हैं, जिसमें आपके पास एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, वारंटी अरेंजमेंट्स आपके पास है। इसी तरह आपके पास लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं। आपके पास कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन होती है, कोई डिस्काउंट अरेंजमेंट आ रही होती है, ये सारी चीज़ आपके पास सब्जेक्टिव के अंदर आ रही होती है। बताने का, आपको आइडिया देने का पर्पज सिर्फ ये है कि जब आप अपने रिवीजन को कर रहे हो, तो आपके माइंड में थोड़ा सा एलिमेंट इसका होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी प्रैक्टिस नहीं करी हुई। जिन्होंने प्रैक्टिस करी भी है उनको हम शुरू में यही अप्रोच बताते हैं कि प्रैक्टिस रिवीजन को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। उसका रीजन ये है कि आप कहीं रिवीजन को एफएफआर की तरह ना कर लें। आपने बैठ के IFRS 16 की मॉडिफिकेशन वगैरह के ट्रीटमेंट जो है, रीअसेसमेंट वगैरह के, उसको सॉल्व नहीं करना एग्जाम्पल्स को बैठ के। ना इतना आपके पास टाइम है, और ना ही इस सब्जेक्ट की इस तरह की रिक्वायरमेंट है। आपने सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पे फोकस करना है, जो आपको अगर तो नोट्स के थ्रू, समरीज के थ्रू क्लियर हो जाता है, आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। और अब तो टाइम आपके पास प्रैक्टिस वाला वैसे भी अवेलेबल नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे इंपॉर्टेंटली आपने ब्रेथ कवर करने पे जाना है। ब्रेथ कवर करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं IFRS 9 की बात करूं, IFRS 9 के अंदर इम्पेयरमेंट डिस्कस हुई हुई है। अब इम्पेयरमेंट की मैं 5-6 सवाल प्रैक्टिस करके डिटेल में जाके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के इतना टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा। रादर मैं इम्पेयरमेंट भी देखूंगा, मैं हेजिंग भी देखूंगा। मेरे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट के जो जो अकाउंटिंग है उसको मैं ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ।
इसी तरह मेरे पास जो बिजनेस मॉडल टेस्ट होता है वो भी मैं देख रहा हूँ। बताने का पर्पस ये है कि जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक्स उस स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस हुए हुए हैं मुझे उनको एक बार जरूर रिवाइज करना है। एक तो मुझे सारे स्टैंडर्ड्स को कवर करना है, उसके अंदर कोई बाइफिकेशन नहीं है कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। सीक्वेंस में आप चाहें, टाइम कम है तो आप कंसोलिडेशन से और जो IFRS हैं आपके उससे स्टार्ट ले सकते हैं क्योंकि वो लेंथी भी होते हैं और वो पेपर में फ्रीक्वेंटली टेस्ट भी हो रहे हैं। IFRS 15 आपके पास, 16 हो गया, 9 हो गया, IFRS 2 हो गया। कंसोलिडेशन के आपके पास क्यूमुलेटिव IFRS 10 हो गया, IFRS 12 के अंदर भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, IFRS 3, IS 27, IS 28 कंबाइनली आप एक साथ कवर कर सकते हैं। इस पे फोकस करते हुए आपने डाउन द लाइन जाना जरूर है। आई मीन IS 2 के अंदर भी NRV किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी जाके आपने रिवाइज जरूर करनी है। इसी तरह फॉरेन करेंसी की ट्रांसलेशन IS 21 वगैरह वो भी आपने जरूर रिवाइज करना है। जी जी, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने कवर जरूर करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 60 to 65% मार्क्स को किसी भी तरह फॉरगो नहीं कर सकते। ये आपके पास हो गई स्ट्रेटेजी फॉर रिवाइजिंग दी अकाउंटिंग पार्ट। अब अगर मैं बात करूं आपके पास ऑडिट की, ऑडिट के अंदर आपने जो चीजें रिवाइज करनी है और किस अप्रोच से करनी है, आपने पहली चीज स्टैंडर्ड बेस्ड रिवीजन नहीं करना अभी इस पॉइंट इन टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी टाइम जो है आपने वो इन्वेस्ट करना है प्रैक्टिस के ऊपर। पास पेपर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी है। उस प्रैक्टिस के थ्रू आपने चीजों को रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सिर्फ ऑडिट रिस्क की, जो फ्रीक्वेंटली टेस्ट आपके पास हो रहा होता है। इसमें आपने एक सवाल देखा ग्रुप का, ग्रुप बेस्ड ऑडिट रिस्क आपने देख लिया। ग्रुप बेस्ड ऑडिट रिस्क के अंदर आपने एक सवाल देखा जिसमें ISA 600 की रिक्वायरमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ऑडिटर आपका इन्वॉल्व है, एक आपने देख लिया कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्व नहीं है आपके पास, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तरह करके आपने दो तीन क्वेश्चंस कर लिए तो आपको एक आइडिया मिल गया ऑडिटर का क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा होता है। इसी तरह आपने एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट रिस्क पूछा हुआ है, वो आपने देख लिया। आपने डिफरेंट प्लानिंग की स्टेजेस के ऊपर सवाल देख लिए, एक टीम डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, एक आपके पास एग्जांपल दूं मैं आपको, क्लाइंट एक्सेप्टेंस डिसीजन आपके पास जो उससे भी पहले की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर आपने सवाल देख लिया। टीम डिप्लॉयमेंट वाले टाइम पे आपके पास जो प्लानिंग होती है, इंटरिम पे आप ऑलरेडी टीम भेज चुके हैं उसके बाद आपने प्लानिंग करनी है। इसी तरह एग्जीक्यूशन स्टेज के ऊपर आप खड़े हुए हैं तो आपके पास क्या चीजें होंगी, कंक्लूजन स्टेज के ऊपर आप खड़े हुए हैं तो आपके पास क्या चीजें हो रही होंगी। आपने स्टेजेस ऑफ ऑडिट को फ्रॉम द इनिशिएशन टिल द एंड, एंड का मतलब रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन वाला क्वेश्चन भी आपने देखना है। तो आपकी प्रैक्टिस के अंदर एटलीस्ट इन सारे एरियाज पे एक क्वेश्चन आपने लाजमी प्रैक्टिस किया हुआ हो। उस प्रैक्टिस से आप रिवर्ट बैक करेंगे इधर, अगर कोई चीज क्लियर आपको नहीं होगी तो, अदरवाइज जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ग्रुप रिपोर्टिंग की या ग्रुप ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स अक्सर याद नहीं रहती। अब मैंने यहाँ पे सवाल देखा, मुझे कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, मैं वापस गया, मैंने देखा मोटी मोटी चीजें क्या है, कंपोनेंट ऑडिटर किस तरह है, रिस्क के अंदर क्या फोकस करते हैं, वर्क किस तरह रिव्यू कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ग्रुप मटेरियलिटी कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें आपने क्विकली उसके अंदर स्किम करी बगैर ज्यादा टाइम लगाए हुए। दूसरा, इसी तरह आप चले गए अब रिपोर्टिंग वाली साइड पे। अब रिपोर्टिंग मुझे ओवरऑल मेरे माइंड में बैठा हुआ होगा क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक चीजें कैम की आप गए, आपने रिवाइज कर ली कि यार किस तरह स्ट्रक्चर करना होता है, कौन सी चीजों पे कैम दे सकते हैं, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। इसी तरह मेरे पास मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफिकेशन की आपने बेसिक्स क्विकली रिवाइज कर ली। UM पैरा हो गया, OM पैरा हो गया, आपने क्विकली रिवाइज करके उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना बल्कि इस प्रैक्टिस पे आपने ज्यादा टाइम लगाना। और ये प्रैक्टिस करते हुए आपने ये जरूर देखना है कि उसने सवाल को किस तरह सीक्वेंस में लेके चला हुआ है, उसने किस तरह चीजों को प्रायोरिटाइज किया हुआ है। जो सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट होता है अगर वो प्रोफेशनल मार्क्स की बात करता है, अगर किसी को यही नहीं पता कि वो कंक्लूजन स्टेज पे खड़ा हुआ है और वो इमटेरियल इशू के ऊपर डिस्कशन कर रहा है और मटेरियल इशू को इग्नोर कर रहा है और उसने पार्टनर को चीजें रिव्यू के लिए भेजनी है, तो वहीं पे उसका जो इंप्रेशन है वो पूरा खराब हो जाएगा और मार्क्स आपके पास उस तरह से अवार्ड नहीं होते जो नॉर्मली होने चाहिए। क्योंकि एक MSc लेवल स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल होगी कि ही और शी मस्ट नो कि आपके पास प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब ऑडिट हो रहा होता है तो किस स्टेज की क्या क्रिटिकलिटी है।
तो आपने अपने आंसर को उसी तरह मोल्ड करना है। तीसरी चीज आपके पास जो आ जाती है वो आपके पास एथिक्स वाला एरिया आ जाता है। एथिक्स वाले एरिया के अंदर आपने दो काम करने हैं। एक आपके पास होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एक होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। प्रैक्टिस वाले पे ऑलरेडी आपके पास C5 6 पे सिग्निफिकेंटली चीजें टेस्ट हो चुकी होती हैं इन डिटेल। यहाँ पे आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपने क्विकली चीजों को स्किम करना है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट के ऊपर क्या क्या बातें हुई हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास अगर आ रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट मेरे पास है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स मेरे पास कौन सी सिचुएशंस है। आप हेडिंग्स भी स्किम कर लेंगे, बुक तो आप पेपर में लेके जा रहे हैं, आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं और वो बहुत ज्यादा टेक्निकल पूछता नहीं है, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इथिक्स के ऊपर भी सिग्निफिकेंट टाइम लगा सकें। इन बिजनेस के ऊपर आपने क्या किया कि आपने क्विकली अपनी कोड ऑफ एथिक्स की बुक्स में से टॉपिक्स को क्विकली स्किम करके देन आपने प्रैक्टिस पे मूव किया। प्रैक्टिस में मूव करने में आपने सिंगल सिटिंग के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस इसके ऐसे देख लिए जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस मोस्टली क्वेश्चन 2 में आता है, और उसी में उसकी इथिक्स की रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूछ रहा होता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपने एक साथ देख लिए, एक दो की प्रैक्टिस वगैरह आपने कर ली, तो आपका ये एरिया कवर हो जाता है। इस एरिया के अंदर आपका थोड़ा सा फोकस होगा कि आप बुक से चीज़ों को टॉपिक्स को रिवाइज करके माइंड में रिकॉल करेंगे कि यार कौन कौन से इश्यूज होते थे। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ उन इश्यूज में क्या डिटेल है, क्या टेक्निकलिटीज है। उसके बाद आपने 3 4 क्वेश्चन इसी तरह इसके भी प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका ये एरिया भी कवर हो जाता है जो 5 से 10 मार्क्स का पेपर में टेस्ट हो रहा होता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देन आपके पास बच जाता है लॉ का कुछ सेलेक्टेड एरिया। अगर टाइम बचता है तो आप इन लिमिटेड स्टैंडर्ड्स या लिमिटेड उसने आपसे सेक्शंस पूछे हुए होते हैं, उसको आप सिंपली बस रिवाइज कर सकते हैं। और अगर टाइम नहीं बच सकता तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, मैंने इसलिए इसको लास्ट में डिस्कस किया है। अगर आप देखें मेरी सीक्वेंस तो मैंने प्रायोरिटी वाइज डिस्कस किया है, अकाउंटिंग फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी, देन ऑडिट, देन आपके पास एथिक्स, देन लॉ। आपके पास ये अकाउंटिंग वाली जो चीज है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास वो लोग जिन्होंने प्रैक्टिस अभी ज्यादा नहीं की हुई उनको काम ये करना है कि उन्होंने रिवीजन और प्रैक्टिस को साथ साथ चलाना है, और ये लाजमी चलाना है, अदरवाइज आपका रिवीजन इफेक्टिव नहीं हो सकेगा। आप FFR की तरह और ऑडिट को ऑडिट की तरह रिवाइज करना शुरू कर देंगे। अभी टाइम कम है तो आपका सोलली फोकस होना चाहिए पास पेपर्स पे। इवन ICAW भी मैं इस पॉइंट इन टाइम पे रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम है। पास पेपर्स आप लेके चलें, रिवर्स ऑर्डर के अंदर लेके चलें, ताकि रीसेंट अटेम्प्ट में जिस तरह वो चीज़ें पूछ रहा है वो आपको क्लियर हो। और एक काम आपने करना है कि एटलीस्ट 1 से 2 पास पेपर्स को आपने छोड़ देना है। वो क्यों छोड़ देना है? जब जिन लोगों का रिवीजन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ उन लोगों को रिवीजन कंप्लीट करने के बाद सिंगल सिटिंग के अंदर 1 से 2 पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करने हैं सॉफ्टवेयर पे, टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर लाजमी करने हैं। अगर आपका रिवीजन थोड़ा बहुत रह भी जाता है और आपने ये काम नहीं किया तो आई वुड रिकमेंड ये काम लाजमी करें। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें हम पेपर में स्ट्रगल करते हैं, जिसमें आपके पास कुछ एग्जामिनेशन टिप्स भी होती हैं। अगर कुछ लोगों ने अभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व की होगी और एग्जामिनर कमेंट्स उन्होंने पढ़े होंगे, तो उसमें वो बता रहा होता है किस तरह आप आंसर को स्मार्टली लेके चल सकते हैं, रिक्वायरमेंट ए को रिक्वायरमेंट बी के साथ किस तरह मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह ऑडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, ऑडिट इश्यूज को कंबाइनली अगर आपने करना है तो आप इश्यूज के गिर्द हेडिंग बना के दोनों चीजें किस तरह डिस्कस कर सकते हैं। अक्सर मिस्टेक क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मुझसे उसने ऑडिट इश्यूज पूछे हुए प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज भी पूछे हुए। अब सवाल में डिस्कस हुआ हुआ है कि आपने एक्विजिशन करी सब्सिडरी की और XYZ इशू था, तो आपने हेडिंग बनाए एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी को और आपने पहले लिखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू, क्या व्हाट कुड गो रॉन्ग इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद आपने ऑडिट रिस्क या ऑडिट इशू को डिस्कस कर लिया। ये हो गया आंसर का स्ट्रक्चर, जबकि ये चीज पूछी हुई थी रिक्वायरमेंट ए के अंदर, ये चीज पूछी हुई थी रिक्वायरमेंट बी के अंदर। बट जब मैं अपने आंसर को इस तरह स्ट्रक्चर करता हूं तो मैं अपने पेपर को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ। रीजन, भाई सबसे पहले तो मुझे अकाउंटिंग को ही सोचनी है ना कि गलत क्या हो सकती है अकाउंटिंग, वही मेरा ऑडिट रिस्क होगा। अगर मैं सिर्फ पहले अकाउंटिंग इश्यूज पे बात करते हुए चले जाऊं फिर ऑडिट रिस्क पे आऊं तो मुझे दोबारा उन पॉइंट्स को रेफर करना पड़ेगा, दोबारा मुझे ऑडिट रिस्क सोचना पड़ेगा। इस अप्रोच में क्या फायदा है कि मैं एट अ टाइम एक इशू पे फोकस करते हुए अकाउंटिंग में क्या मसले हो सकते हैं, ऑडिट में क्या रिस्क हो सकते हैं वो एड्रेस कर रहा हूँ।
तो इस तरह की बहुत सारी टिप्स आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या आपका एग्जामिनर कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने स्मार्टली चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपके अंदर वो डायरेक्ट बोल देता है कि आप ड्राफ्ट करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसमें स्पेसिफिक बोल देगा कि आपने बैलेंस शीट करनी है या पीएनएल करना है। हो गए सिर्फ 5 मार्क्स। अब सबसे पहली चीज क्या है कि मुझे ड्राफ्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले तो जो मेरा पूरा पीएनएल है वो कंस्ट्रक्ट करना है। वो तो किसी हाल में भी कंस्ट्रक्ट करना है, चेंज क्या होंगे एडजस्टमेंट से, नंबर चेंज हो रहे होंगे। तो मैं बगैर सवाल पढ़े भी पीएनएल कंस्ट्रक्शन को क्विकली प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ कि मैं पूरा पीएनएल बना दूं विदाउट पुटिंग द फिगर्स। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज उसने पूछी हुई है रिक्वायरमेंट बी के अंदर, और सी में कहता है कि भाई आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उन एडजस्टमेंट्स को आपने इंकॉर्पोरेट करने के बाद रीड्राफ्ट करना है, तो भाई ये स्ट्रक्चर बना के छोड़ दें, एडजस्टमेंट पे मूव कर दें, एडजस्टमेंट सॉल्व करते रहें, यहाँ पे जिस हेडिंग के अंदर जिस अकाउंटिंग हेड में वो एडजस्टमेंट है उसको इंकॉर्पोरेट करते रहें। जब आपकी एडजस्टमेंट वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा, यहाँ पे आके आपने सिर्फ कैलकुलेटर चला के प्लस माइनस करना है, आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बहुत सारी स्मार्ट अप्रोचेस हैं जो पेपर में अडॉप्ट करने से आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग का बेनिफिट मिल रहा होता है। ये किन चीज़ों से आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आती है कि आपने क्या गलती करी, आप सवाल को हैंडल नहीं कर सके, नहीं हैंडल कर सकेंगे आप पैनिक कर जाएंगे, पैनिक करने के बाद आप टाइम का इशू आपके पास आ जाएगा, और इन सारी चीज़ों का अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ेगा कि आते हुए इजी मार्क्स आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सबके पास डिस्टॉर्शन हो रही है या आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर है, सही। ये हमने डिस्कशन कर ली कि मेरे पास एग्जामिनेशन अप्रोच क्या होगी। देन उसके बाद मैंने डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत कि मेरी एग्जाम के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होगी फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन की एक सेपरेट स्ट्रेटेजी होगी। आज हम लोग क्वेश्चन वन देख रहे होंगे, उस क्वेश्चन वन को अटेम्प्ट करने की एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी। बहुत सारे लोगों को मसला ये आता है कि क्वेश्चन वन पहले अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन टू या थ्री करें। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है, आप अगर सीक्वेंस में भी अटेम्प्ट करना चाहें तो क्वेश्चन वन में होता यह है कि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंथी क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके पास आपका एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, आपके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एनेक्जर्स ज़्यादा हैं। तो आप उसको जब फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं हुए हुए होते, पेपर जस्ट आप अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे होते हैं, रीडिंग टाइम को आप कंबाइन कर सकते हैं डायरेक्टली इसके साथ, तो आपको बेनिफिट हो जाता है क्वेश्चन वन को हैंडल इजीली करना। अगर तो किसी का क्वेश्चन वन एंड में गया और उसके पास टाइम नहीं बचा, तो वो क्वेश्चन वन में से मार्क्स पिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझने के लिए पूरा सवाल पढ़ना जरूरी है। जबकि इसके कॉन्ट्ररी जो आपके पास क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री होते हैं, ये कंपैरेटिवली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप अगर कुछ मार्क्स पिक करना चाहें तो वो आप इजीली पिक कर सकते हैं। कि आपने फॉर एग्जांपल एक एडजस्टमेंट पढ़ी, आपने सिर्फ उस पर बात कर ली, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तब जब टाइम मेरे पास बिल्कुल कम बच गया। तो क्वेश्चन को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने का एक बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि क्वेश्चन वन आप बहुत तामुल से इजीली हैंडल कर लेते हैं, अच्छे खासे मार्क्स उसमें से आपको सिक्योर हो जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, देन आप क्विकली क्वेश्चन टू और थ्री पे मूव कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको बस आधा पौन घंटा भी बचा हुआ है तो भी आप उनको पढ़ के अटेम्प्ट करके कुछ ना कुछ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये खैर हर किसी की चॉइस होती है, बट मैं थोड़ा सा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन वन पहले करें, देन क्वेश्चन टू थ्री में आपको जो अगर समझ में आ रहा है जिसमें आपको मार्क्स इजीली गेन हो सकते हैं, आप वो उसमें चॉइस कर सकते हैं। दोनों का क्वांटम ऑलमोस्ट बराबर होता है, टू और थ्री का। तीसरी चीज, जब आप अब से प्रैक्टिस करना अगर शुरू कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने में एक चैलेंज क्या आता है कि आपने कोई भी एक सवाल किया 50 मार्क्स का, उसमें कम अज कम आपको 4 घंटे लग जाते हैं, 3 से 4 घंटे। क्यों? आपने सवाल पढ़ा, आपने अटेम्प्ट किया, भले लिख के प्रॉपर नहीं भी किया, आप आंसर तो रेफर करेंगे, इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब इसके अंदर आपने बहुत सेलेक्टिव होके चलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं 50 मार्क्स वाले, तो मेरे पास कम से कम 40 घंटे तो सिर्फ उसी में लग जाएंगे। ये बेसिक प्लानिंग हम करते नहीं है, हम रिपीटेटिव क्वेश्चन करके टाइम ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं और ऊपर वाला रिवीजन रह जाता है। तो अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ आईएफआरएस और आइजाज हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं।
कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, कितने नंबर ऑफ पास पेपर्स हैं जो मुझे फुल फ्लैश सॉल्व करने हैं, जिसके अंदर तो आपके 6 से 7 घंटे वैसे ही लग रहे होंगे अगर आप आंसर अटेम्प्ट करने के बाद उसको रिव्यू करके अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करेंगे। इन सारी चीजों में कितना टाइम रिक्वायर्ड है ये मुझे आज ही पता चल सकता है। और मुझे इससे ये भी पता चल जाएगा वेदर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट। मसला क्या होता है, अप्रोच क्लियर होती नहीं है, स्ट्रेटेजी डायरेक्शन होती नहीं है, एंड में उठा के पेपर बस पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसमें हम जाके बहुत सारी चीजें मिस आउट कर देते हैं। इसलिए मैंने ऊपर आपको चीजें प्रायोरिटी के अंदर बताई कि वो क्यों जरूरी है। तो अगर कुछ लोगों की बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है, जिन्होंने लास्ट मंथ में उठाया हुआ, टाइम कम है, तो ये प्लानिंग जरूर आप कर लें, आज ही कर लें, और टाइम जरूर कैलकुलेट करें, ताकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप दे रहे हैं तो आप उसका टाइम भी कंप्रोमाइज ना कर रहे हो, और आपको पता हो MSA 1 को क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, उसमें कितना टाइम लगेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप एक एट अ ग्लांस देखते हैं, आपको पता चल जाता है रिक्वायरमेंट से ही, या उसकी कुछ वर्डिंग्स होती हैं कि प्लानिंग स्टेज का है, कंक्लूजन का है, तो आप एटलीस्ट ऑडिट के क्वेश्चंस को तो पिक कर सकते हैं कि यार ये मुझे क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करना है। क्योंकि जब टाइम कम है, सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, तो मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं एक आइडियल क्वेश्चन करूँ, बेंचमार्क क्वेश्चन करूँ। और रीसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न भी आपको क्लियर होगा। और टाइम कम है तो ICW पे मूव करने की अभी जरूरत नहीं है, और जो लोग ICAP वाले पास पेपर कर चुके हैं वो ICW पे लाजमी मूव करें। उसका रीजन ये है कि ICW का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है कभी कभार कुछ क्वेश्चंस के अंदर। जब आप उस इंफॉर्मेशन को, उन क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बूस्ट कर जाता है और आप ICAP के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाते हैं। बट वो उनके लिए है जो ICAP के पास पेपर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं किए हुए तो उसकी प्रायोरिटी ICAP के पास पेपर्स पहले होंगे। उसके बाद टाइम बचता है तो ICW के एक दो रीसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन देख सकता है, बट टू अ सर्टेन कट ऑफ डेट। जो कट ऑफ डेट आप डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 28 नवंबर आपके पास होती है या एक वीक के बाद आप रखते हैं, उसके बाद कोई नया क्वेश्चन आपने नहीं करना। अगर टाइम बचता है तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में टाइम लगाएं आप, ऑडिट के क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसको स्किम करने में टाइम लगाएं। उसका रीजन ये है कि जब मैं नया क्वेश्चन करता हूँ उसके अंदर मुझे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर मैं जब पुराने क्वेश्चन में मिस्टेक करके आया था उसको रिवाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। तो रिजल्टेंटली आप वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी अगर आपको पता होती हैं तो अगले क्वेश्चन में आप रिपीट नहीं करते। इसलिए क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर चुके हैं उसकी मिस्टेक्स का रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम अप्रोच, विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। आपको खुद ही पता चल जाएगा सवाल करते हुए कि मेरा मसला आ क्या रहा है। मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो रही, इसका मतलब मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिवीजन पे टाइम ज्यादा लगाने की जरूरत है। मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बट मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मैंने अप्रोच गलत ली थी। इट मीन्स मुझे प्रैक्टिस करके अप्रोच पे फोकस करने की जरूरत है। तो आपका रिवीजन, आपकी स्ट्रेटेजी जिस तरह आगे बढ़ेगी उसको आपने अकॉर्डिंगली टेलर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपने कंप्लीटनेस तो लाजमी इंश्योर करनी है, खास तौर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होने से रह जाएंगे बट आपने एक फ्लेवर ले लिया है, तो आप टाइम लगा दें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिवीजन के ऊपर, पेपर में आपसे वो चीज़ें वैसे पिक हो जाएंगी। और आपने अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी को कवर करने के लिए 1 से 2 पास पेपर सॉल्व कर लिए, तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें खुद ही कवर हो जाएंगी कि एग्जाम को किस तरह लेके चलना था, नर्व्स को किस तरह कंट्रोल करना था, आपने इंफॉर्मेशन को कैसे एसिमुलेट करना था, कैसे रिक्वायरमेंट को पढ़ना था, चीज़ें लिंक करनी थी, तो वो उससे आप कवर कर सकते हैं। बुक देख के करनी है या विदाउट बुक करनी है, देखें प्रैक्टिस में आपका फोकस ये होना चाहिए। ओपन बुक एग्जाम तो आपके पास होता है, बट आपको टाइम देखते हुए स्ट्रेटेजी बनानी है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का टाइम कम बचा हुआ है, वो रिटन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो उसने सवाल पढ़ा, अपने माइंड के अंदर पॉइंट्स एसिमुलेट किए, या आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख दिए कि इश्यूज था क्या, उसकी रेजोल्यूशन क्या थी, आपने बुक से वो चीज देख ली। बट हैविंग सेड दिस, जब तक आपने एग्जाम सॉफ्टवेयर पे एटलीस्ट 50 to 40% ऑफ योर प्रैक्टिस नहीं ट्रांसफर करी, आप पेपर में स्ट्रगल करेंगे। बिकॉज ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम पे हम एग्जाम देते हैं उस मीडियम पे ही हमें चीज़ों को प्रैक्टिस करनी होती है। और टाइम के लिहाज से जो मैंने भी आपको स्ट्रेटेजी बताई, ये सारा टाइम आपने कैलकुलेट किया, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी चीज़ें आप फुल फ्लैश रिटन बैठ के कर सकते हैं, और कितनी चीज़ें आपको सिर्फ स्किम करके या आपने ऊपर से रीड करके माइंड में उसको एसिमुलेट करना है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, बट सजेस्टेड और आइडियल अप्रोच तो वही होती है कि आप उस मीडियम पे प्रैक्टिस करें, और उस मीडियम पे एटलीस्ट आप
50% ऑफ ये प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको सॉफ्टवेयर पे चीजें डील करना आए। बहुत फर्क होता है कि जब हम बुक से चीजें पढ़ रहे होते हैं, वो आपके पास एक हार्ड फॉर्म में चीज अवेलेबल है। एक आप सॉफ्ट पे जब जाते हैं तो उस चीजों में किस तरह चीजें याद रखनी है, हाईलाइट अगर हो सकता नहीं हो सकता, मैं कैसे माइंड में चीजों को लिंक करूं, इतनी इन्फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करूं, मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करूं, वो बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ता है। जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर पे भी प्रैक्टिस नहीं करी, यूज नहीं किया, वो करेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि आता हुआ क्वेश्चन भी वो आधा आधा घंटा टाइम ओवररन कर जाएंगे। और उसका रीजन यही है कि आपने करेक्ट मीडियम पे प्रैक्टिस नहीं करी हुई। तो इन सारी बातों को आपने इंश्योर जरूर करना है। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, कवरेज ऑफ द पास्ट पेपर्स जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम और स्ट्रेटेजी जो आप आज बैठ के बनाते हैं। उसके अंदर आपके बाकी पेपर्स जो हैं उसका भी रोल होगा, उसके अंदर आपके पेपर के दरमियान जो गैप है उसका भी रोल आ रहा होगा। ये सारी चीजें आपको बना के प्रॉपर प्लान करेंगे तो MSA 1 को विद इन द रिमेनिंग टाइम आप हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस पेपर को हैंडल नहीं कर सकेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन यही आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने पे गए, ऑडिट को रिवाइज करने पे गए, फिर जाके प्रैक्टिस शुरू करी और टाइम ही नहीं बचा और पेपर आ गया। उसमें स्ट्रगल क्या होगी, आप पेपर को हैंडल नहीं कर सकते। क्लियरली आप, मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर आपसे डील नहीं होगा। आपको उस पेपर की स्किल्स को अभी से अडॉप्ट करके और उन स्किल सेट्स को डेवलप करने की जरूरत है। जिसमें सबसे इंफॉर्मेशन आपके पास जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल वो है इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना, किस तरह चीजों को लिंक करना है। वो सारी चीजें आपके पास प्रैक्टिस से ही आती हैं। आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, बट आप ये बात याद रखिएगा कि एक्सेल और सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक्सेल है उसको एक्सेल तो नहीं कहते, हम स्प्रेडशीट कहेंगे, वो उसमें फर्क है। एक्सेल पे प्रैक्टिस करने में होता है क्या है कि हमारी फर्म से आदत होती है, हम शॉर्टकट कीज के आदी होते हैं, तो हमारा हाथ उन शॉर्टकट कीज पे चलने लग जाता है। जबकि एग्जाम सॉफ्टवेयर की जो स्प्रेडशीट है उसमें बहुत सारे सॉफ्ट आपके शॉर्टकट्स इनेबल्ड नहीं होते। तो आप थोड़ा सा मिस जज कर जाते हैं अपने टाइम को। तो अगर आपके पास एक ईज बन रही है, आप एक्सेल पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल करें, बट उसको आपने ज्यादा नहीं करना। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप एग्जाम की विंडो साइड पे खोल के उसके भी एक्सेल पे चीजें सॉल्व कर सकते हैं, उस वो भी आपके लिए उतना ही कन्वीनियंट होगा जितना आप एक्सेल है। कोशिश करें कि उस स्प्रेडशीट को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि जो उसके ग्लिचेस हैं, जो उसके अंदर आपके पास शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो आपको पता हो और आपका हाथ उस पर यूज टू होना चाहिए। हैविंग सेड दिस, टाइम को देखते हुए आपने चीजों को सारी लेके चलना है। कि मैंने आपको बताया ना, सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट आपको लग रहा है आपको 3 4 क्वेश्चन कवर करने हैं, आपने दो एक्सेल पे कर लिए, दो आपने सॉफ्टवेयर पे कर लिए। सॉफ्टवेयर पे करने से आपको पता चल गया कि एक्सेल और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस क्या है, और एक्सेल वाले से आपको स्पीड का बेनिफिट मिल गया कि आपने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अकाउंटिंग रिलेटेड सिनेरियो 70 80% सही हो जाते हैं, बट ऑडिट साइड काफी इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली क्वेश्चन स्टार्ट करने में, प्लीज बैठो। देखें, ऑडिट साइड वाली चीज तो अभी मैं क्वेश्चन 1 आपके साथ सॉल्व करता हूँ, तो उसमें मैं आपको ऑडिट पे फोकस करते हुए थोड़ी सी अप्रोच बता दूंगा। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर तो मैं आपको, अगर कुछ चीजें उस पेपर में डिस्कस हुई हुई हैं वो बता भी दूं, उसका आपको ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। पेपर में वो कॉन्सेप्ट नहीं आने जो उसमें ऑलरेडी आए हुए हैं। मेन वर्कशॉप का पर्पज ही यही है कि एक अप्रोच बता दी जाए, एक डायरेक्शन सेट कर दी जाए, ताकि आपको पता हो कि चीजें लेके कैसे चलनी है। और ऑडिट के अंदर मैंने आपको वही बताया, मसला इसलिए ही आता है कि हम बहुत ज्यादा ऑडिट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पेपर के अंदर हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि हमें पता है रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रोसीजर कैसे लिखने हैं, बट MSA स्टाइल में चीजें किस तरह पूछी जाती हैं, कैसे इंटीग्रेट होती हैं, वो हमने प्रैक्टिस ही नहीं की होती। इस वजह से हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑडिट के एरिया को भी देखेंगे, अगर आपने उसको तमीज से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया विद द प्रैक्टिस, विद द करेक्ट अप्रोच, तो आपके पास मोर और लेस चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से कोरिलेट कर रही होती। बहुत कम वो ऐसा करता है कि स्पेसिफिकली वो आपके पास चीजें पूछता है। हाँ, अब ये थोड़ा सा इशू है अगर टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह में है, बट आपने ऑडिट का पेपर तो क्लियर किया हुआ होगा ना, तो आप उस पेपर की इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं। हाँ, अब आपको काम इस तरह करना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा, कि आपने सवाल में फोकस ये करना है कि कौन सी स्टेज ऑफ द ऑडिट पे वो सवाल को किस तरह लेके चल रहा है। क्योंकि आपके पास वो प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्कुल प्लानिंग का स्टेज का सवाल है तो उसकी वर्डिंग कैसी है। वो बहुत सारा इंक्वायरीज कर रहा होगा, वो रिस्क को बहुत ज्यादा हाई लेवल रख रहा होगा, वो बहुत स्पेसिफिक नहीं हो रहा होगा। बट जब मैं एग्जीक्यूशन स्टेज पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास ऑडिट की इंफॉर्मेशन आ गई है, मुझे क्लाइंट के बारे में पता चल गया है, तो मेरी वर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब किसका इसी, कुछ लोगों का अगर इस तरह का केस है कि उनका ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको ऑडिट के सवालों को प्रैक्टिस करते हुए दोनों चीजों पे काम करना है। पहली चीज के आइजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है,
जो उनको रिकॉल नहीं हो पा रही या उनको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, सवाल को लेके किस तरह चलना है, सवाल में इश्यूज को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन में कितनी बातें लिखनी है, किस हद तक लिखनी है, मे और शैल और मस्ट की वर्डिंग को किस तरह बाइफ्रिकेट करना है, पार्टनर से रिव्यू है तो किस तरह चीजें अलाइंड होंगी, इनिशियल स्टेज पे आप खड़े हुए हैं तो चीजें कैसे अलाइंड होंगी। इसके अंदर लाजमी है कि आप सारी स्टेज ऑफ ऑडिट का एक एक क्वेश्चन जरूर कर रहे हो, स्पेशली इस केस में जब आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑडिट का नहीं। अब मूव कर जाते हैं क्वेश्चन 1 पे, ताकि थोड़ा सा हम उस फ्लेवर को भी देख लें कि हमें सवाल को किस तरह लेके चलना होता है, स्पेशली क्वेश्चन 1। उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें ऑडिट रिस्क हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा होता है, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसका रीजन क्या होता है, कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मैं सवाल को रीड करते हुए जहां जहां पे जो पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए, पता होने चाहिए, उसके थ्रू बताऊं, रादर देन मैं आपके साथ पूरा सोल्यूशन दोबारा से गो थ्रू करूं। थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो हम अक्सर मिस मिस कर जाते हैं, और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटेजी और सबसे इंपॉर्टेंट, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है। ये आईसीडब्ल्यू का पेपर नहीं है जिसमें रिक्वायरमेंट छुपी हुई हो। अक्सर आई कैप, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, रिक्वायरमेंट्स अलग से स्पेसिफाई करके बता देता है, जो आपके लिए आसानी है। मार्क्स के साथ चीजें आपके पास ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं, गिवन होती हैं। आपको प्लानिंग करना आना चाहिए, और प्लानिंग पे टाइम लगाएं। पेपर में अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं अभी सवाल स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, वो टाइम आपका जाया नहीं होगा। हाँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्लानिंग आपके अंदर इनबिल्ट होते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सवालों को प्रैक्टिस ही ऐसे करता हूँ कि सबसे पहले मैं उसके मार्क्स देखते हुए ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितनी डिटेल में लिखने हैं, तो ये चीज आपकी प्रैक्टिस से आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगी। पेपर में फिर आपको इसके लिए कोई अलग से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ रहा होगा। इसलिए प्रैक्टिस विद द करेक्ट अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है, और वो वही होनी चाहिए जो मुझे पेपर में जाके जिस तरह अटेम्प्ट करना है, ताकि पेपर में मेरे पास कोई नया सरप्राइज ना आए, मैं कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट ना कर रहा हूँ। सारे एक्सपेरिमेंट अपनी प्रैक्टिस के दौरान ही करना है। मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आपके पास यही आती है जिसमें आपको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने के लिए कहता है की ऑडिट रिस्क। यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये होता है कि हम की वाले वर्ड को मिस कर देते हैं, क्योंकि ऑडिट रिस्क तो बहुत सारे हो सकते हैं। जब आप प्लानिंग स्टेज पे खड़े हुए हैं तो आपके पास व्हाट कुड गो रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट जब की ऑडिट रिस्क की बात कर दी, इट मीन्स एप्लीकेशन टू द सिनेरियो इज इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इश्यूज इज इंपॉर्टेंट। वर्डिंग पे भी गौर करा करें कि आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने का वर्ब कह रहा है, तो आपके पास आधा मार्क्स अगर आइडेंटिफिकेशन का है तो आधा मार्क्स ही एक्सप्लेनेशन का होगा। MSA 1 के अंदर मैं अपनी प्लानिंग ऐसी करूंगा कि मैं किसी एक पॉइंट के अंदर 2 से 3 पॉइंट लिखने की बजाय 2-3 सेपरेट पॉइंट्स लिख दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सवाल को आगे नहीं पढ़ता और उसको मैं मोटा मोटा प्लान करता हूँ। 13 मार्क्स का सवाल है, मुझसे ऑडिट रिस्क पूछे हुए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अपेंडिक्स 1 उसने डायरेक्ट कर दी, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज भी पूछे हुए अपेंडिक्स 3 में। एक चैलेंज ये आता है, मैं वो थोड़ी बात काट रहा हूँ, कि मेरे पास कौन से अपेंडिक्स को मुझे कंसीडर करना है किसी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे। जब आपको स्पेसिफिकली सवाल की तरह ये चीज डायरेक्ट कर रहा है, और आपका 1 और 3 अपेंडिक्स आ रहा है, तो इट मीन्स इन बिटवीन अपेंडिक्स 2 है जो आपका मिस आउट हो रहा है। आप जाके अपेंडिक्स 2 का देख लें, ऐसा तो नहीं है कि इनडायरेक्टली आपने अपेंडिक्स 2 को भी अप्लाई करना है। अगर मैं अपेंडिक्स 2 में देखूं, क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। एक्सट्रैक्ट का मतलब आपके फाइनेंशियल नंबर्स ही अपेंडिक्स 2 में। जब तक आपने उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं किया हुआ, तब तक आप ऑडिट रिस्क सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और अगर आइडेंटिफाई कर लें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट मीन्स इम्प्लाइड हो गया यहाँ पे कि अपेंडिक्स 2 को भी आपने लाजमी कंसीडर करना है, ऑल दो स्पेसिफिकली नहीं बोला हुआ। प्रायोरिटी अपेंडिक्स 1 पे होगी, बट जो फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं वो आपकी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हो सकता है कि वो आपको अपेंडिक्स भी ना बताए, तो इट्स योर प्रोफेशनल जजमेंट कि आपने अपेंडिक्स को बाइफिकेट जरूर करना है। कोशिश करें जितना इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। कैसे? मैंने सवाल पढ़ा, मैंने ये 5 की 5 रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, इन 5 रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी सब रिक्वायरमेंट्स हैं। सेफ साइड पे अगर मैं अज्यूम करूं एक रिक्वायरमेंट में 2 बातें पूछ रहा है, तो मेरे माइंड में 10 रिक्वायरमेंट्स चल रही होंगी सवाल पढ़ते हुए, जिसको टैकल करना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसी तरह अगर मैं 5 की 5 एग्जिबिट्स पढ़ता हूँ और क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करता हूँ, तो भी मेरे लिए मसला है।
जब मुझे पता है स्पेसिफिकली इथिक्स प्रोफेशनल इश्यूज अपेंडिक्स 5 में है, तो मुझे रिक्वायरमेंट ए या बी सॉल्व करते हुए उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा अगर मिस होगा, कोई एक ना एक पॉइंट को रिलेट करेगा, उससे ज्यादा कोई बिल्कुल को रिलेट नहीं करेगा, बिल्कुल सेपरेट चीज चली उस अपेंडिक्स के अंदर। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ईमेल है आपके पास अपेंडिक्स 4 के अंदर रुबीना चौधरी की तरफ से, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय अरशद अबाउट पोटेंशियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब इसमें बात ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से हो रही है, तो कहाँ पे ये चीज कोरिलेट कर सकती है। अगर आप रिलेटेड पार्टी का रिस्क बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन अपेंडिक्स 4 से बोर हो जाएगी, उससे ज्यादा तो आपके सवाल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर कि आप अपेंडिसेस को आइडेंटिफाई करें और उसको आप टैग करें विद द रिक्वायरमेंट। और जिस रिक्वायरमेंट पे आप एट अ टाइम फोकस कर रहे हैं, जो कि आपकी जरूरी नहीं है ए हो, ए और बी कंबाइंड भी हो सकती है जिस तरह मैंने आपको बताया। और यहाँ पे भी नजर भी आ रहा है कि मुझे रिक्वायरमेंट ए के लिए अपेंडिक्स 3 को पढ़ना है। करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बताने के लिए मुझे उन्हीं इश्यूज पे बात करनी है जो मैंने रिक्वायरमेंट ए में आइडेंटिफाई किए। इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी का डायरेक्ट लिंक स्टेब्लिश हो रहा है, तो मैं ए बी को साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो मैं कलेक्टिवली 20 + 13 33 मार्क्स को कंबाइनली प्लान करते हुए सॉल्व कर पाऊंगा। अब मुझे ये पिक करना है कि इन 33 मार्क्स के लिए मेरे पास कौन से अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ूंगा। ये प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए। अदरवाइज पेपर में होगा क्या कि हम थोड़ा सा हैंग हो जाएंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम पॉइंट्स मिस करना शुरू कर देंगे। प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा पेपर में एग्जीक्यूशन अच्छी होगी। तो जब भी सवाल सॉल्व करें इस तरह की अप्रोच जरूर लें। मार्क्स के लिहाज से कितने पॉइंट्स लिखने हैं, अपेंडिसेस को कैसे ब्रेक करना है, रिक्वायरमेंट से कैसे टैग करना है, कौन सी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड हैं, कलेक्टिवली मुझे सॉल्व करना है। अब मैं वापस आता हूँ मार्क्स पे। अब मुझे पता है कि मुझे ऑडिट रिस्क पे बात करनी है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज पे बात करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोनों को हाफ हाफ मार्क्स के अंदर ब्रेक करता हूँ, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 6 6 की बाइफिकेशन है। और अगर मैं ऑडिट रिस्क का 1 मार्क्स रखता हूँ जिसमें आपके पास 0.5 इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, 0.5 इज फॉर एक्सप्लेनेशन, तो मुझे एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मुझे इसको ब्रीफ रखना है। क्योंकि मैं अपनी मार्क्स की प्लानिंग कर रहा हूँ विद द ब्रेथ, मैं ब्रेथ कवर कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। उस पे मार्क्स लेना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर के मैं एक ही बात पे ज्यादा डिटेल लिख रहा हूँ। अकाउंटिंग इश्यूज हैं मेरे पास, उसमें डिस्कशन हो सकती है, तो डिस्कोट भी अगर मैं 3 इश्यूज पे बात करूं तो मैं यहाँ पे हर इशू के अंदर दो अलग अलग बातें कर रहा हूँ। अभी मैंने सवाल नहीं पढ़ा, अभी ये सिर्फ मोटी मोटी प्लानिंग। सेफ साइड पे अगर मैं जाना चाहूँ और मैं 4 इश्यूज पे बात करता हूँ, तो मुझे इन दो सेपरेट पॉइंट्स की बाइफिकेशन को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि एमएसए के अंदर आपके पास अवेलेबल मार्क्स ज्यादा होते हैं। अगर ये सवाल 50 मार्क्स का है तो इस सवाल के अंदर 55 और कुड भी 60 मार्क्स तक हो सकते हैं पॉसिबल। आप जब मार्किंग स्कीम देखेंगे तो आपको वो चीज नजर भी आ जाएगी। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मुझे पता हो कि मुझे कितनी बातें पेपर में करनी है, मैं कितने मार्क्स को टारगेट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप ओवरडू भी कर जाएंगे। तो ये बेसिक प्रिलिमिनरी प्लानिंग जरूर करा करें। बाकी चीजें जब आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल आपको खुद डायरेक्ट करेगा कि उसमें कौन से इश्यूज डिस्कस हुए हुए हैं। उन इश्यूज पे आप लाजमी बात कर रहे होंगे तो आपका सवाल कंप्लीट हो रहा होगा। अब ये आपकी जजमेंट होती है कि कितनी ज्यादा बात करनी है। अगर फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास IFRS 9 के अंदर एक कन्वर्टेबल बॉन्ड का मसला है, वो इस सवाल में भी आएगा। अब उसके अंदर उसकी ट्रांजेक्शन आपके पास क्या है, इनिशियल रिकॉर्डिंग है कि आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी कंपोनेंट को सेपरेट करना है। इनिशियल रिकॉर्डिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट है। उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग है, इक्विटी का क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्या होगा, इंटरेस्ट अक्रू होगा, इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी किस तरह प्रेजेंट होगी, नॉन करंट करंट में बाइफरकेट होगी नहीं होगी, इक्विटी किस तरह प्रेजेंट होगी। अब ये सारी चीजें अलग अलग बातें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड की बाइफिकेशन इनटू लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। जो आप अगर टाइम कम है, अगर आपने वो बात डिस्कस कर ली, आप ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं एज कम्पेयर कि आप सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग बताना शुरू कर दें। तो प्रैक्टिस करते हुए ये जजमेंट जरूर लें कि मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जितनी बातें हैं उसमें से कितनी बातें पेपर में करनी है। वो चीज आपको ये अप्रोच बताएगी कि आपने कितने मार्क्स रखे हैं उस चीज के लिए।
क्योंकि ये चीज आपको अक्सर सवालों में मिलेगी। इवन आप सजेशन आंसर देखेंगे तो उसके अंदर वो बहुत डिटेल में चीजें लिख रहा होता है। वो इसलिए होती हैं कि वो आपको एक आंसर दे दे जिससे आपका रिवीजन हो सके, आपको पता चल सके कि अकाउंटिंग के कौन कौन से मसले सवाल में पॉसिबल हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने आंसर को भी उसी डिटेल के अंदर लिखना है, और ना पेपर में इतना टाइम होगा कि आप उस लेंथ पे आंसर को अटेम्प्ट कर सकें। अब मुझे पता चल गया कि मेरी रिक्वायरमेंट में आइडेंटिफाई एक्सप्लेन करना है कि ऑडिट रिस्क को, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हुए, और अपेंडिक्स 3 को रिव्यू करते हुए। और मैंने खुद से ये चीज पिक कर ली कि मुझे अपेंडिक्स 2 को है उसको भी मुझे रिव्यू करना है इस सवाल को करने के लिए। दूसरा मैं देखता हूँ, एक्सप्लेन करना है मुझे क्या, करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट को फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज जो मैंने आइडेंटिफाई किए, रिक्वायरमेंट ए में कह लें या अपेंडिक्स 3 में कह लें। एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब किसी ने बहुत सारी बातें कर ली ट्रीटमेंट पे बट जर्नल एंट्री नहीं बनाई, मार्क्स लूज हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश ये करा करें कि पेपर के अंदर किसी तरह सब रिक्वायरमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर लिया करें। एंड के बाद अक्सर चीजें होती हैं वो आपके पास सब रिक्वायरमेंट होती हैं, या कोई एक सेपरेट चीज आपको अलग से बोल रहा है तो वो जरूर रिक्वायर्ड है। भले आप फॉर एग्जांपल अमाउंट आपका गलत भी हो, बट अगर आपकी डेबिट क्रेडिट सही होगा कॉन्सेप्चुअली तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उस गलत अमाउंट के ऊपर भी, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। आपका मसला किसी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हो सकता है, कॉन्सेप्चुअली आपकी एंट्री गलत नहीं है, आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। इसलिए लाजमी जहाँ पे वो जर्नल एंट्रीज बोले जरूर बनाए, जहाँ पे नहीं बोले वहां पे आप नहीं बनाए। सवाल को मैं भी ऐसे लेके चलूंगा, सिर्फ मैं एक स्किम कर लूंगा कि यार अच्छा सी में क्या बात हो रही, ब्रीफिंग नोट से रिलेटेड पार्टीज की अपेंडिक्स 4 में उसका जिक्र है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बतानी है सेपरेट है, मैं छोड़ सकता हूँ। आइडेंटिफाई ऑडिट प्रोसीजर्स that Malik should perform to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to the disposal of such a limited in the consolidated financial statement appendix 1। अब मुझे एक और लिंक मिल गया कि जो मैं अपेंडिक्स 1 2 3 पढ़ रहा हूं उससे मेरी रिक्वायरमेंट ए बी एंड डी ट्रिगर हो रही है। रिक्वायरमेंट सी मुझे एक अलग अपेंडिक्स से लिंक हो रही है, रिक्वायरमेंट ई अगेन प्रोफेशनल एथिकल इश्यूज अपेंडिक्स 4 में डिस्कस हुए हुए हैं, वो एक अलग अपेंडिक्स से ट्रिगर हो रही है। तो इट मीन्स मैं अपनी प्लानिंग के अंदर ए बी डी को कंबाइनली अटेम्प्ट करना शामिल कर सकता हूँ इवन बिफोर अटेम्प्टिंग सी। अब ये मेरी प्लानिंग हो गई, इसका मतलब मैं डी पे भी थोड़ा सा फोकस करूंगा। ए और बी करने के बाद फौरन मैं रिक्वायरमेंट डी पे जा सकता हूँ, और मुझे जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं उस इशू से रिलेटेड जो अपेंडिक्स 1 में डिस्कस है मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रोसीजर्स जॉट डाउन करने। देन फिर मैं मूव करूंगा सी एंड डी पे। तो मैं सवाल की सीक्वेंस को भी इस तरह मोल्ड कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में सीक्वेंशियली चलने में फायदा होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी एक आध रिक्वायरमेंट की सीक्वेंस ब्रेक करना आपको पड़ती है अगर आप स्मार्टली उस सवाल को अटेम्प्ट करने पे जाते हैं तो। अब मुझे पता चल गया कि मुझे 3 मोटी मोटी बातें करनी है, ऑडिट रिस्क पे बात करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू पे बात करनी है, उसका करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, और एक स्पेसिफिक मसले के ऊपर मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करने, एक्सप्लेन नहीं करने। इसका मतलब 6 हैं तो मैं कम से कम 6 से 7 प्रोसीजर्स लिख रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि आपने ज्यादा डिटेल में चीजों को लेकर नहीं जाना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ब्रेथ कवर करें, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करें उसको बताने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ सवाल के इंट्रो पे। सवाल का इंट्रो मुझे ये गाइड करेगा कि मेरा सवाल के अंदर रोल क्या है, मेरी रिपोर्टिंग हो किसको रही है, स्टेज ऑफ ऑडिट मेरे पास क्या चल रही है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कितनी है। ये चीजें मुझे एक थीम में लेके चले जाएंगे। आपको अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करना है विद द इंट्रो। इंट्रो पढ़ते हुए इन चीजों पे जब आप फोकस करेंगे तो आप अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड में लेके चले जाएंगे। उससे आपको आसानी ये होगी कि आप सवाल के अंदर प्रायोरिटाइजेशन अच्छे तरीके से कर सकेंगे, आप सवाल को हैंडल उस माइंडसेट के साथ कर सकेंगे। आपके सवाल की वर्डिंग के अंदर वो चीज़ इंकॉर्पोरेट होगी। जिस तरह मैंने इनिशियली बताया था कि अगर मैं प्लानिंग स्टेज पे हूँ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मैं किसी भी चीज़ के ऊपर रिस्क बिल्कुल पोज कर सकता हूँ बिकॉज आई डू नॉट नो। तो मेरी वर्डिंग के अंदर भी मे, माइट बी पॉसिबल, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, नॉर्मली वो चीज़ें सारी इंकॉर्पोरेट हो रही होंगी। अब इस सवाल में हमारा रोल क्या है, यू आर फातिमा जिलियन एन ऑडिट सीनियर, आप ऑडिट सीनियर।
एट मलिक को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ईयर एंड ऑडिट। इस पे भी फोकस किएगा। कभी कभार हाफ ईयरली ऑडिट पे भी सवाल पूछ लेता है। कभी कभार आपसे ये भी पूछता है कि इंटरिम रिपोर्टिंग का ट्रीटमेंट क्या अलग हो सकता है विद द ईयर एंड अकाउंटिंग। तो आपको वो चीजें भी पता होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इंडिविजुअल वर्सेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी तरह इंटरिम रिपोर्टिंग वर्सेस ईयर एंड रिपोर्टिंग, इसकी क्या बाइफिकेशन है आपको पता होनी चाहिए। ईयर एंड ऑडिट की प्लानिंग में आप इन्वॉल्व हैं। रावलपिंडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, ये एक कॉन्ग्लोमेरेट है दैट ऑपरेट्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर। इट हैज अ नंबर ऑफ सब्सिडीज। अब मेरे माइंड में ये खाका बन गया कि भाई मेरे पास सवाल के अंदर मल्टीपल सब्सिडीज होंगी, तो मुझे अपने माइंड के अंदर ग्रुप अकाउंटिंग को रिफ्रेश करना है। दूसरा, मेरे माइंड के अंदर आइजा 600 भी चलना शुरू हो जाए, क्योंकि ऑडिट रिस्क का सवाल है और ग्रुप का सवाल है, तो ऑटोमेटिकली आइजा 600 कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह अप्लाई हो रहा होगा उन लोगों के लिए जिसको ये पता है कि आइजा 600 में डिस्कस क्या क्या हुआ। सिर्फ कंपोनेंट ऑडिटर नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना, उसके रिस्क आइडेंटिफाई करना, वो भी उसमें डिस्कस हुआ हुआ है। ग्रुप एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस से रिलेटेड भी उसके अंदर डिस्कशंस हुई हुई है। योर ऑडिट मैनेजर इज बशीर बकरी एंड द ऑडिट पार्टनर इज रोबीना चौधरी, ahead of the audit of RIL for the year ended 30th September 2023। इस पे भी मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि आप पेपर के टॉप पे या कहीं जगह पे ये मेंशन कर लें कि आपका पीरियड है क्या। इसका मतलब इस सवाल में आपका पीरियड इस 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2023। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब ये टॉप पे लिखे रहेगी ना इन्फॉर्मेशन, तो आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि सवाल में जो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं विद द डेट, वो आपके पास सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट के बाद, जिसमें आपको उसकी सेपरेट रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़े, या ऑडिट पीरियड से पहले की बातें तो नहीं है, या इस ऑडिट पीरियड के इन बिटवीन है, तो कोई प्रोपोर्शनेट वर्किंग करने की जरूरत तो नहीं है। खास तौर पे सब्सिडी की एक्विजिशन के केस में, सब्सिडी के डिस्पोजल के केस में आपको प्रोपोर्शनेट नंबर्स इंकॉर्पोरेट करने के बाद डिस्पोजल या एक्विजिशन की अकाउंटिंग करना पड़ रही होती है, और अक्सर डेट्स के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि कंप्लीट फाइनेंशियल पीरियड आप अपने पास कहीं ना कहीं टॉप पे या कहीं पे मेंशन कर लें, तो आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए आप बार बार रेफर करके उससे चीज़ों को सही से सिमुलेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, अपेंडिक्स 1 है, जिसके अंदर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ रही है RL के बारे में। एक्सट्रैक्ट्स गिवन है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये याद रखिएगा, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड बोल दिया, तो आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे हो रही होती। अगर यहाँ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते तो मैं अपेंडिक्स 2 को रेफर करते हुए एक सेपरेट फ्रेम ऑफ माइंड से देखता। मैं IS 27 की नजर से देख रहा होता। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल दिया, तो मेरे माइंड में पता होना चाहिए कि मैं IFRS 3 और IFRS 10 के लिहाज से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा हूंगा। ये बायोफिकेशन होती बहुत छोटी सी है, बट अक्सर हम इसके अंदर मिस्टेक कर जाते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को लिंक नहीं कर पाते। फॉर द एंडेड 30 सितंबर 2023। एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद आपके पास अपेंडिक्स 3 के अंदर क्या है, इज एन ईमेल फ्रॉम गुलाम बुतर, द ग्रुप फाइनेंशियल अकाउंटेंट एट RIL प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन आउटस्टैंडिंग इश्यूज। इसका मतलब अपेंडिक्स 3 के अंदर आपके पास आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज डिस्कस हुए हुए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब वर्ड लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इश्यूज का, तो इस ड्राफ्ट के अंदर ये चीजें इंकॉर्पोरेट नहीं हुई हुई होंगी। अब ये इंफॉर्मेशन को लिंक करना होगा, कि इसका मतलब जब मैं अपेंडिक्स 2 पढ़ रहा हूँगा तो मुझे माइंड में ये रखना है, खास तौर पे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए, कोई अगर मुझे ड्राफ्ट स्टेटमेंट को करेक्ट करके बनाना है उसको आइडेंटिफाई करते हुए, कि जब जो चीज आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्लियरली सवाल में मेंशन है, इट मींस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट। अगर ड्राफ्ट में इंक्लूड हो जाए उसकी करेक्शन, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो रिस्क क्या होगा, तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या होगी, ये आपके आंसर की वर्डिंग में आना चाहिए। Appendix 4 contains an email from Rubina Chaudhary including information supplied by Arshad Tarkani, the finance director at RIL, about potential related party transactions। वर्ड लिखा हुआ है पोटेंशियल। इट मींस आपसे ये भी पूछा जा सकता है, या आपका माइंड इस तरह भी चलना चाहिए कि वेदर इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और नॉट। अब आज 24 के अंदर आप चले गए। अपेंडिक्स 5 के अंदर डिटेल्स अबाउट 2,
जब बोल दिया दो तो आपने भी दो ही देखने, प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज। प्रोफेशनल और एथिकल इश्यूज की बाइफिकेशन भी आपको तभी समझ में आएगी जब आप सवालों को प्रैक्टिस करते हुए उसकी वर्डिंग पे गौर करेंगे। प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर थोड़ा सा हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बिजनेस वाली चीजों पे या हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बातें कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो रही है, इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही है, इंटेग्रिटी का मसला है, प्रोफेशनल बिहेवियर का मसला है, कॉम्पिटेंस का मसला है, ड्यू केयर का मसला है, वो सारी चीजें प्रोफेशनल में नॉर्मली आ जाती है। इथिकल की जब हम बात करें तो नॉर्मली आपके माइंड में थ्रेट्स वाली चीजें चलनी चाहिए कि कौन से इथिकल थ्रेट्स होंगे, जिसका लिंक भी ऑब्वियसली आपके उन फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही होगा। बट थोड़ा सा हम बाइफिकेशन इस तरह नॉर्मली कर रहे होते हैं। अब मुझे सवाल की थीम पता चल गई, रिक्वायरमेंट मेरे माइंड में आ गई, इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है मुझे पता चल गई। अब मुझे सवाल पे मूव करना है और मुझे इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ तक अप्रोच में, चीजों में, प्लानिंग में किसी को कोई मसला, कोई सवाल क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि रिस्पॉन्ड करें तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सही है। अब माइंड में ये चीजें रखते हुए जरूर आपने करना है कि आप आगे पढ़ रहे हो रिक्वायरमेंट अपने माइंड में रखते हुए। प्लानिंग वाली बात, प्लानिंग पे तो मैंने खैर बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ा सा स्पेसिफिक मुझे बताएं तो फिर मैं एड्रेस कर दूं। ये आप रिक्वायरमेंट की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मार्क्स की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ऑडिट की प्लानिंग की बात कर रहे हैं? अच्छा, वर्ड्स वर्ड्स वाली चीज अभी मैं आगे लेके सवाल पढ़ते हुए फर्दर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें, अभी आपको एक टास्क असाइन हुआ है। जब आपको कोई भी ऑडिट क्लाइंट असाइन होता है, अब अज्यूम कर लें फर्स्ट टाइम आपको असाइन होता है और आप उस ऑडिट क्लाइंट पे अभी डिप्लॉय नहीं हुए, टीम डिप्लॉय नहीं हुई, आपका पॉसिबल है कि रिकरिंग ऑडिट है या न्यू ऑडिट है। अगर न्यू ऑडिट होता तो वर्डिंग और चेंज हो जाती, आपके पास इंफॉर्मेशन और कम अवेलेबल होती। बट यहाँ पे कई चीजें मेंशन नहीं है कि आपके पास नया क्लाइंट आया है, आपका रिकरिंग ऑडिट है। इट मीन्स अब आपने फोकस ये करना होगा कि पिछले साल से इस साल की जो चेंजेस हैं वो क्या होंगी। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। बट सवाल पढ़ते हुए अगर किसी चीज का हिंट दिया हुआ है तो आपने वर्डिंग में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप वर्डिंग किस तरह यूज कर सकते हैं कि वी विल इंक्वायर फ्रॉम द क्लाइंट। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि देयर माइट बी अ चांस कि आपके पास चीजें गलत हो रही हों, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल कम होगी। प्रैक्टिकली भी अगर आप इसको सोचें, जब आप क्लाइंट पे जाते हैं और आप इनिशियल रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो आप बहुत सारे रिस्क क्रिएट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। बट जब आप ऑडिट के अंदर जाते हैं, ग्रेजुअली ऑडिट प्रोग्रेस करता है तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल कंट्रोल की क्या सिचुएशन है, चेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल क्या हुआ हुआ है उस साल के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें पुरानी है, वहां की फाइनेंस की मैनेजमेंट ही चेंज हो गई। मैनेजमेंट चेंज हो गई तो आप तो उन लोगों को नहीं जानते, आप तो उनके एटीट्यूड को नहीं जानते। इसी तरह कोई मेजर रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने करी, इंटरनल कंट्रोल चेंज हो गए। कोई ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट किया, ऑडिट पुराना ही है बट चीजें बदल गई। तो जिस तरह की आपके पास स्टेज ऑफ द ऑडिट आगे प्रोग्रेस करती है, आपके कंफ्यूजन और जो एम्बिग्यूटीज हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं, तो वो चीज़ वर्डिंग में भी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट करती है। अभी हम एक दो ड्राफ्टिंग वगैरह देख लेंगे, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। पर्पस बताने का यह है कि माइंड के अंदर वो चीज़ स्केच होनी चाहिए। प्लानिंग के लिए जा रहा हूँ, प्लानिंग असाइन हुई है तो मुझे अपने माइंड को ओपन रखना है। ऑडिट की वर्डिंग में कहूँ तो मुझे मोर स्केप्टिकल रहना है। मैं अज्यूम नहीं करूंगा कि यार ये चीज़ तो लोगों को पता होगी। मुझे अज्यूम यही करना है कि ये भी गलती हो सकती है, जो जो पॉसिबल गलती के चांसेस हैं वो मुझे अज्यूम करने हैं। अब देखें, इस क्वेश्चन का प्लानिंग टाइम क्या होना चाहिए, अब ये डिपेंड करेगा कितनी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर डिवाइड करता हूँ, मेरे पास अगर मैं सिंपल साइड पे रखता हूँ कि मुझे 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने और 300 मिनट्स, तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट्स पर मार्क्स आ गए। तो ये इनिशियल प्लानिंग तो आपकी रहेगी, ये आप आज भी कर सकते हैं। आपको पता है 100 मार्क्स के पेपर आना है, टोटल MSA 1 का कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। अब रीडिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम की बाइफिकेशन नहीं है, तो टोटल टाइम को आप डिवाइड कर लें नंबर ऑफ मार्क्स से, आपके पास पर मिनट सॉरी पर मार्क्स आपके पास टाइम आ जाएगा। उसी टाइम को आपने अलॉट करना है उस क्वेश्चन पे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अक्सर हम करते ही हैं कि हम यहाँ पे टाइम अलॉट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मुझे 150 मिनट्स के अंदर ये करना है,
अब 150 मिनट्स के अंदर ये अगर करना है तो ये कितने टाइम में करना है, ये कितने टाइम में करना है, ये कब तक हो जाना चाहिए, ये चीज इंकॉर्पोरेट नहीं होती। मसला क्या आता है, 150 मिनट्स का टाइमर चल रहा होता है। होता यह है कि मैं तकरीबन 100 मिनट्स गुजर गए मेरे पास, मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट ए ही करी है। मसला क्या आया, अब मुझे यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द 50 मिनट्स है उसमें बी सी डी ई सारी करनी है। अगेन मैं पैनिक कर जाऊंगा। ऑल दो मेरी प्लानिंग में ये चीज इंकॉर्पोरेट होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट ए एंड बी जब मैं करूंगा तो उसका टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा विद रिस्पेक्ट टू डी ई या सी। क्यों? जब मैं सवाल इनिशियली पढ़ रहा हूं तो मुझे उसका टाइम अलग से इंकॉर्पोरेट करना चाहिए इंफॉर्मेशन को पढ़ने का, एसिमुलेट करने का। जब मैं डी और ई पे जा रहा हूं तो मेरे माइंड में सवाल की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका टाइम मुझे कम ही रखना होगा। तो जब भी टाइम अलॉट करें विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट जरूर अलॉट करें कि मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट कब तक पूरी हो जानी चाहिए, ताकि आपको घड़ी देखते हुए ये पता चलता रहे कि मुझे कब किन चीजों को किस तरह क्विकली उनको एक्सपेडाइट करना है। मैं ये थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करता कि आप बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिखें, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ना ज्यादा लग जाता है उसमें। अगर आपके पास हार्ड में पेपर होता था तो आसानी होती थी कि आपने उस पर क्विकली चीजें मार्क कर ली या मेंशन कर ली। बट जब आप जो रिक्वायरमेंट्स आपके माइंड में आती हैं आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं ना कि यार इस सवाल में ये चीजें डिस्कस हुई हुई हैं, तो एक तो टाइम का मसला आता है, वो चीजें लिखते हैं। फिर जब आप उस इशू पे वापस जाते हैं तो फिर आपको दोबारा उन पॉइंट्स को रेफर करना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि आपके माइंड में सारे पॉइंट आ जाए। जब आप एक्चुअल इशू को पढ़ते हैं तो अक्सर बातें आपके माइंड में आ रही होती हैं। कोशिश ये करें कि ये बुलेट पॉइंट्स वाली स्प्रेडशीट पे चीजें ना लिखें, रिटेन रखने की कोशिश करें। हाँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बाद में रेफर करना पड़ सकती है, कोई लिंकेजेस हैं, तो वो आप अपना कहीं पे रफ पे नोट कर सकते हैं अगर आप रिमोट प्रॉक्टिंग के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं और फिजिकल पेपर आपके पास नहीं है। बट सवाल में क्या क्या लिखना है, अकाउंटिंग इशू क्या क्या होना चाहिए, वो बातें नहीं लिखें। सही है। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमें पढ़नी है और माइंड में ऑडिट रिस्क वाली चीज को रखना है। रावलपिंडी इंडस्ट्रीज इज अ कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट की वर्डिंग भी हमें पता होनी चाहिए कि कॉन्ग्लोमेरेट होता ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर, अगर वो नहीं भी बताता तो भी मेरा माइंड उसी तरह चलना चाहिए था। ओन सेवरल सब्सिडरीज एंड ऑपरेट्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। RIL हैज एन इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग कंपनीज: निशात लिमिटेड is a petrochemical company based in Algeria and is a subsidiary of RIL. 100% of the company was acquired on 1st October 2022। अब मैं क्विकली से वापस गया, अगर मुझे याद नहीं था तो मेरे ईयर एंड के स्टार्ट में जो मेरा ऑडिट पीरियड है उसके बिल्कुल स्टार्ट में, इसका मतलब इसी साल एक्विजिशन हुई है। जब इसी साल एक्विजिशन हुई है तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, जो मेरे पास इनिशियल कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग है एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन वो भी मुझे इंश्योर करनी है कि भाई गुडविल सही से रिकॉर्ड हुई, एसेट सही से फेयर वैल्यू हुए, एनसीआई सही से रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें ट्रिगर कर जाएंगी। अगर तो ये एक्विजिशन पीछे हुई होती, जो मैं आपको बता रहा था ना डेट्स की इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका सवाल डिफरेंट हो जाता। पिछले साल भी आपने ऑडिट किया था ना, पिछले साल आपने सारी एक्विजिशन रिलेटेड जो जो चैलेंजेस थे वो तो आपने देख लिए होंगे। इस साल क्या देखना चाहिए था आपको, इस साल ये देखना चाहिए था कि भाई कोई चेंज ऑफ होल्डिंग तो नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन्स का चेंज तो नहीं है, जो ड्यूरिंग द पीरियड की ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, बट अब जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ही आपका माइंड सही जाता है। अब कोई बंदा यहाँ पे लिख दे कि भाई जो रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बैलेंसेस सही एलिमिनेट नहीं किए। भाई आप ये तो देखें कि एक्विजिशन ही इसी साल हुई है, तो एक्विजिशन की अकाउंटिंग तो सबसे पहले चेक करें। आगे वही चीज उसने मेंशन भी की हुई है, नो गुडविल अरोज फ्रॉम द एक्विजिशन। अब ये थोड़ा सा आप इसको कहें कि ग्रे एरिया, थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी होती है कि गुडविल अरोज क्यों नहीं हुई। नॉर्मली केस के अंदर जो कंपनीज हम एक्वायर करते हैं उसके साथ कोई ना कोई गुडविल एसोसिएट जरूर होती। कभी भी हम उसके एसेट्स की फेस वैल्यू पे या फोर्स वैल्यू आप कहते हैं उसके ऊपर एक्विजिशन नहीं कर रहे होते नॉर्मल केस में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिगर करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम RIL हैज मेड एन इंटरनेशनल एक्विजिशन। जो वर्डिंग वो बोल रहा है ना फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब वो आपको हिंट दे रहा है, वो ऐसी ये बात ही नहीं लिख रहा। इसका फर्स्ट टाइम का मतलब क्या है कि नो प्रायर एक्सपीरियंस। व्हेन नो प्रायर एक्सपीरियंस, रिस्क पॉसिबिलिटी इज हायर। ऑडिट के केस में है तो भैया क्लाइंट के साथ भी यही मसला होगा।
जब फर्स्ट ईयर ऑडिट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है, बिकॉज वी डू नॉट हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट। जब इसी तरह वो इंटरनेशनल एक्विजिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब IS-21 के मसले मसाइल आ सकते हैं। लोकल एक्विजिशन तो वो पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ पे उनके पास जो ट्रांसलेशन रिलेटेड चीजें हैं वो क्लाइंट को नहीं पता होंगी। और प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा होता भी है, क्योंकि अभी तो हम एक स्टूडेंट स्टेज पे हम सारी चीजें फ्रेश पढ़ रहे होते हैं। बट जब आप इंडस्ट्री में या प्रैक्टिकल लाइफ में आगे मूव करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड से स्किम हो जाती हैं। जो रूटीन ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, नॉन रूटीन होती हैं, इसीलिए तो उसको स्टैंडर्ड भी बोलता है कि रिस्क हाई है। बिकॉज देयर माइट बी अ चांस कि भाई फ्रॉड का मसला ना हो, बट एरर के चांसेस तो हो सकते हैं। तो ये जितने भी की वर्ड्स हैं वो माइंड में रखते हुए हर वर्ड के ऊपर रिस्क है। फर्स्ट टाइम का मैंने आपको बताया, नो प्रायर एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल एक्विजिशन का बताया, IS-21 के मसले मसाइल। अब आपके माइंड में ये भी चलना चाहिए कि फॉरेन सब्सिडी से रिलेटेड जो IS-21 की गाइडेंस है वो क्या हो सकती है, दैट कुड ऑल्सो गो रॉन्ग। Previously, all subsidiaries of RIL have been based in Pakistan. Malikco does not have a branch in Algeria and will need to rely on component auditor. अब यहाँ पे आपके माइंड में आइजा 600 खुल जाना चाहिए कि कंपोनेंट ऑडिटर से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली अवेलेबल हैं। आपसे उसने पूछा नहीं कि कंपोनेंट ऑडिटर पे आपने परफॉर्म क्या करना है, सवाल है रिस्क का। तो माइंड में भी रिस्क रिलेटेड बातें चलनी चाहिए कि अगर मैं कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क पे रिलाई करता हूँ तो व्हाट कुड गो रॉन्ग इन रिलाइंग ऑन दोस वर्क। उसमें मेरा ऑडिट रिस्क, स्पेसिफिकली डिटेक्शन रिस्क, आप मेंशन भी अगर करते हैं इस तरह की रिस्क को तो वो अच्छा इंप्रेशन जाता है कि कंट्रोल रिस्क है आपके पास, इनहेरेंट रिस्क है या डिटेक्शन रिस्क है। जब कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर रहा हूँ, इट मीन्स माई डिटेक्शन रिस्क इज हाई। फॉर द ऑडिट ऑफ निशात लिमिटेड नसीहत लिमिटेड, वर्क परफॉर्म बाय मलिक को एट द इंटरिम ऑडिट आइडेंटिफाइड नसीहत लिमिटेड एज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। अब यहाँ अगेन आइजा 600 में चले गए कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे वर्क करने की मेरी क्या जिम्मेदारी होती है। जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं होता उसमें मैं एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकता हूँ, बट जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उस पर तो मुझे डिटेल काम करना होता है। इट मीन्स अब मुझे कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बेसिस पे इवेल्युएट करना पड़ेगा इन डिटेल, बिकॉज नसीहत लिमिटेड इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जिसमें मैं सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। तो इतना सा पैराग्राफ था, उसी के अंदर तीन चार बातें आ गई। अब अगेन वो वाला रिस्क आ गया, अगर मेरी प्लानिंग नहीं है कि मुझे कितने रिस्क लिखने हैं, कितनी बातें करनी है, तो मैं ओवर डू भी कर सकता हूँ। बट मुझे ये पता है कि इस साल एक्विजिशन है, एक बात अगर इस पे करता हूँ शॉर्टली कि देयर कुड बी रिस्क कि भाई गुडविल सही से कैलकुलेट ना हुई हो, आपके पास फेयर वैल्यू एसेट्स आइडेंटिफाइड जो आपके पास हुए हुए हैं वो सही से वैल्यूएशन ना हुई हो, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव एरिया। फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन है तो जो IS-21 रिलेटेड ट्रांसलेशन रिलेटेड रिस्क हैं वो सही से परफॉर्म नहीं हुए हों, उस पर मैंने एक बात कर ली। इसी तरह कंपोनेंट ऑडिटर है तो वो इतना प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, देयर माइट बी अ चांस कि वहाँ पे कोई नेग्लिजेंस हो। और क्योंकि मैं वहाँ पे फिजिकली बेस नहीं करता, मेरा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं वहाँ के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या लोकल कुछ रिक्वायरमेंट्स उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता। तो दिस कुड ऑल्सो इंक्रीज योर डिटेक्शन रिस्क। ये तीन अलग अलग बातें अगर मैं जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में करूंगा उतना ज्यादा मैं मार्क्स सिक्योर करने की पोजीशन में आऊंगा। आगे चलते हैं। अब मैं सिर्फ पॉइंट्स टच करते हुए जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ मैं आपका माइंड बना रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन को किस तरह पढ़ के किस हद तक आपने लिखना है। थोड़ा सा मैं सवाल और आगे स्किम कर लेता हूँ, फिर मैं एक साथ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। दूसरी सब्सिडी क्या है, हाफिज केमिकल्स लिमिटेड इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। दोबारा उसने आपको बता दी ये भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। RAL owns all the shares in SCL. The year end of SCL is 30th June, with the most recent audited financial statements having been prepared to a year end date of 30th June. अब यहाँ पे जिसको कॉन्सेप्ट का पता है, यहाँ पे को टर्मिनस फाइनेंशियल पीरियड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मुझे करना क्या होता है, मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट होती है, जो पेरेंट कंपनी का ईयर एंड होता है, उस डेट पे ही सारी सब्सिडीज के फाइनेंशियल पीरियड को क्लोज करके इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना पड़ती है। लॉजिकल सी बात है, कॉमन सी बात है कि अगर मैं एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ या मैं कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन पे बात करने जा रहा हूँ,
तो सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डेट तक मौजूद होनी चाहिए। ये वाली बातें कहाँ पे आपके पास मेंशन होती हैं? ये वाली बातें आपके पास आईफआरएस 10 के अंदर डिस्कस हुई हुई है कि अगर आपकी किसी सब्सिडरी का फाइनेंशियल पीरियड आपके पीरियड से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, तो आपने उसको लेकर आना है अपने फाइनेंशियल पीरियड एंड तक। यू नीड टू मेक एन एडजस्टमेंट टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, ताकि आप उसको कंपेरेबल बना सकें विद द पेरेंट। उस केसेस के अंदर जब आपके पास सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हों, बिकॉज दिस कुड मिसलीड द डिसीजन मेकिंग फॉर द ग्रुप शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे को टर्मिनस फाइनेंशियल पीरियड, अगर आपके पास रिस्क है, तो इसका मतलब क्लाइंट को वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना पड़ेगी, प्रिपेयर करना पड़ेगी फॉर एडिशनल 3 मंथ्स पीरियड। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से मे बी वो प्रिपेयर ना कर सके। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के अंदर वो कुछ इन्फॉर्मेशन को विथहोल्ड भी कर सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल रिस्क जब आपके पास को टर्मिनस, या इसको आप कहते हैं नॉन को टर्मिनस बेसिकली। नॉन को टर्मिनस आपके पास एयर एंड्स हैं कंसोलिडेशन के अंदर। तो उसके रिस्क यही होते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोड्यूस करी वो अप्रोप्रिएट ना हो, उसके अंदर इनकरेक्ट प्रोपोर्शनेशन की हुई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड किया हुआ, तो ये रिस्क आप इसमें बता सकते हैं इजीली। आर्म लिमिटेड इज अ प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इज अ 100% ओन सब्सिडी ऑफ आरएल। ये भी 100% ओन सब्सिडी है। ऑन 15 अक्टूबर 2023, दोबारा मैं पीछे गया, 15 अक्टूबर 2023 मेरे पीरियड में फॉल नहीं कर रहा। इसका मतलब सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड के बाद एफ बी एंड को द लार्जेस्ट कस्टमर ऑफ एल वेंट इनटू लिक्विडेशन। AL has a receivable of 450 million outstanding from FB and Co at 30th September 2023। अब यहाँ पे आपके पास IS 10 ट्रिगर हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डेट। क्योंकि आपको ये भी डिटरमिन करने की जरूरत है वेदर इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कंडीशन एयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी नहीं करती थी? क्या मुझे एयर एंड रिसीवेबल को, अब यहाँ पे आ गया मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS 9 के थ्रू इम्पेमेंट रिक्वायरमेंट अप्लाई करने की जरूरत है या नहीं? क्या इस पे ECL कंप्यूट करने की जरूरत है? ECL कंप्यूट करने के लिए भी मुझे एयर एंड पे जब मैं असेसमेंट करूंगा तो मुझे किस मॉडल पे करना है? 12 मंथ्स पे करना है, मुझे लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड पे जाना है, लाइफ टाइम एक्चुअल पे जाना है, ये असेसमेंट इज अ सब्जेक्टिव एरिया। इसका मतलब हो सकता है कि भाई असेसमेंट सही से परफॉर्म ना हुई हो और आपके पास रिसीवेबल ओवर स्टेट आ रहा हो। तो IS 10 से IFRS 9 का लिंक स्टेब्लिश करते हुए आपने रिस्क बताना है। उसके बाद साचा लिमिटेड ऑन 30 सितंबर 2023, बिल्कुल एयर एंड पे RAL सोल्ड साचा लिमिटेड। अब एयर एंड पे उसने सोल्ड करी, इसका मतलब आप एसेट बैलेंस शीट रिपोर्ट करते हैं। एसेट बैलेंस शीट रिपोर्ट करने का मतलब क्या है कि आपके पास उस एयर एंड तक कंट्रोल होना चाहिए। आपने जब सोल्ड कर ली, उसने जानबूझ के डेट एयर एंड की लिखी है ताकि कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन भी करें। तो आपने डिस्पोजल की अकाउंटिंग करनी है। 100% ओन सब्सिडरी है तो इसका मतलब डिस्पोजल अकाउंटिंग में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सारे एसेट्स में भी आप शायद एलिमिनेट ना करें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बताने के लिए या गेन और लॉस को मैनिपुलेट करने के लिए। 100% ओन सब्सिडरी है तो गुडविल आप सही से, मेरे ख्याल से उसको अकाउंटिंग आप ना करें या डिस्पोजल के अंदर उसकी वर्किंग के अंदर आप उसको शामिल ना करें। तो दिस कुड बी पॉसिबल रिस्क जो आपके पास हो सकते हैं, बट जो उसके डिस्पोजल की अकाउंटिंग है वो आपने सही से इंश्योर करनी है। और जब जब आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल नंबर्स गिवन हो, तो आप जरूर मटीरियलिटी पे कमेंट कर दिया करें कि भाई अगर मेरे पास 2.2750 मिलियन का एक प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है। पहली चीज तो ये एक रिकरिंग आइटम नहीं है, नॉन रिकरिंग आइटम है। नॉन रिकरिंग आइटम जब वन ऑफ इस तरह का गेन लॉस आपके फाइनेंशियल पीरियड में आता है, तो उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, उसको मैनिपुलेट करने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, टाइमिंग को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप रिस्क के अंदर कवर कर रहे होते हैं अपने पास। रिकॉर्डेड इन RAL's ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब मेरे पास इस तरह की कोई वन ऑफ चीज पड़ी हुई हो मेरे P&L के अंदर और मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे लाजमी इस चीज को एक्सक्लूड करके एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। अदरवाइज मेरे पास कभी भी करेक्ट पिक्चर नहीं आएगी। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई एडजस्टमेंट भी हो सकती है जो क्लाइंट ने इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई।
तो मैं अगर बोलूँ कि मैं उसे एडजस्टमेंट को इंकॉर्पोरेट कर लूँ तो मेरे एक्सपेंस का रेशो क्या होगा, तो मेरे नेट प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे जा सकते हैं। उसकी बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि क्लाइंट क्या चीजें कर सकता है फॉर द विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग। अगर किसी प्रॉफिट को या किसी लॉस को रिपोर्ट करने से उसके फाइनेंशियल नंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो उसको असेस करने का तरीका ये है कि आप उसको एक्सक्लूड करके एनालाइज करें, देन उस पर आप कमेंट करें। बाकी डिस्पोजल रिलेटेड रिस्क तो उसके अंदर आप वैसे भी मेंशन कर रहे होंगे। बकरी अप्लायंसेस लिमिटेड on 30th September 2023, again year end पे, acquired 75% of the 10 million rupees 10 share of बकरी अप्लायंसेस लिमिटेड। अब सिंपल उसने एक्विजिशन करी वो बिल्कुल एयर एंड पे। तब आपको डिटरमिन करना है कंट्रोल स्टेब्लिश हुआ हुआ है, अगर हुआ हुआ है तो जो एक्विजिशन अकाउंटिंग है उसके अंदर, क्योंकि ये 75% यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट टाइम। अगर आप शुरू से गौर करें, अब आपने माइंड में इंफॉर्मेशन याद भी रखनी होती है। जैसे मुझे याद था कि नसीहत लिमिटेड भी 100% थी, उसके बाद वाला भी 100% था, आर्म लिमिटेड, साचा लिमिटेड, सारे 100% थे। फर्स्ट टाइम 75% एक्विजिशन हुई है। इसका मतलब एनसीआई और उसकी वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस क्लाइंट के पास नहीं होगा। इस अकाउंटिंग के रॉन्ग होने के चांसेस अब हाई हैं, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर एक्वायरिंग नॉट 100% ऑफ द होल सब्सिडी। मलिक को परफॉर्म इंटरिम ऑडिट प्रोसीजर्स, अब ये पता होना चाहिए इंटरिम ऑडिट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि अब आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा आगे आ गए। टीम डिप्लॉय होके इंटरिम प्रोसीजर करने के बाद प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। नाउ यू आर मच अवेयर एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसने इंटरिम प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए होते। अगर फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के अंदर इंटरिम प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं होते और आप और पहले होते, टीम डिप्लॉय भी नहीं हुई होती, तो आपके पास अगेन इंफॉर्मेशन और कम होती। तो आपके माइंड के अंदर जो स्केच बनना चाहिए था उसके अंदर इंफॉर्मेशन और कम होनी चाहिए थी। इसका मतलब आप कंट्रोल्स पे, चेंज ऑफ पर्सनल पे, बहुत सारी चीजों पे आप फर्दर कमेंट कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ उसने बता दिया, आपको डायरेक्शन दे दी कि भाई इंटरिम प्रोसीजर्स परफॉर्म हो चुके हैं, टीम डिप्लॉय हो गई थी, उन प्रोसीजर के रिजल्ट को आपने माइंड में रखते हुए अब रिस्क बताने। प्रोसीजर फाउंड एट इंटरनल कंट्रोल्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एट आरएल आर वीक। देयर आर न्यूमरस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एट आरएल। अब ये जो जुमला है ना, इसने ऊपर के सारे रिस्क को निगेट नहीं किया बट उनको अंडरमाइन कर दिया, क्योंकि अब आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल है। ऊपर वाले में आप रिस्क की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आपके इंटरनल प्रोसीजर्स का रिजल्ट आ गया है, जिससे ये पता चला है कि इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं। इट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब मैं सिग्निफिकेंट का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज आई डू हैव सम ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द कंट्रोल्स। और उस चीज को कोरोबरेट क्या चीज करिए, न्यूमरस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एक मिनट दिएगा मुझे। तो इसका मतलब अगर मुझे चीजों को प्रायोरिटाइज करना है तो मुझे सबसे पहले तो ये बात मेंशन करने की जरूरत है इन दी ऑडिट रिस्क, क्या कि मेरे पास वीक इंटरनल कंट्रोल्स हैं। तो देर इज अ रिस्क दैट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट एडुकेटली आइडेंटिफाइड एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिस्क क्या हो सकता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं IS 24 के, वो मिस स्टेटेड हो, वो सिरे से मौजूद ना हो। तो मेरे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क ये बन गया, जो अब उसने जानबूझ के इन्फॉर्मेशन एंड में लिखी। अब यहाँ से जजमेंट ये भी आ रही है कि आप किस तरह सवाल को प्रोफेशनली लेके चलते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपके पास प्रायोरिटाइजेशन होगी स्पेशली ऑडिट एरिया के अंदर, क्योंकि की ऑडिट रिस्क की बात करनी है, तो आप प्रायोरिटाइज करके जितना आंसर को बताएंगे उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। क्योंकि अगेन वही वाली बात है, आप MSA लेवल पे खड़े हुए हैं, आप CFAB लेवल पे नहीं है, तो आपसे एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि दैट यू इनकॉर्पोरेट द प्रोफेशनल टोन इन योर आंसर एज वेल। उसके बाद आप चाहें तो सिक्वेंशियली चल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये एंड में लिखा तो कोई मार्क्स ऐसे डायरेक्ट लूज हो जाए, बट इट्स अबाउट द इम्प्रेशन। वो पेपर लेकर ही इसलिए आया गया है ताकि आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्ल्ड को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकें।
अब मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छह बातें अवेलेबल हैं। वापस मैं जाता हूँ, अगर अपनी प्लानिंग के ऊपर छह ऑडिट इस पे मैंने बात की थी, इसका मतलब मैं छह बातें करने जा रहा हूँ फॉर 1 मार्क। तो मैं डिटेल किसी पे भी नहीं लिख रहा हूँगा, ये बात याद रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप 6 मार्क्स के लिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि आप टाइम ओवररन कर जाएंगे। जब इजीली मेरे पास छह अलग अलग बातें अवेलेबल हैं, छह अलग अलग रिस्क अवेलेबल हैं, तो मुझे रिस्क को डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे की रिस्क पे बात करनी है। की रिस्क पे बात करने का मतलब क्या है कि रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिफिकेशन पे अगर मैं बात कर रहा हूँ और डिस्क्लोजर वाली बात भी मैं कर देता हूँ तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये नहीं बताना कि भाई कंट्रोल वीकनेस की इम्प्लीकेशन घुमा फिरा के क्या आ सकती है, कंसोलिडेटेड सेपरेट के अंदर मसला हो सकता है नहीं हो सकता। मुझे सिंपल सी जो मेन रिस्क है वो बताना है कि क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सही नहीं है तो रिपोर्टिंग भी सही नहीं होगी। दोनों को जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरे पास की टू सक्सेस होगा इन MSA 1। और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये बताने से हिंट्स देने से नहीं आ सकता। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। देखिए, रिस्क को ड्राफ्ट करना 3 to 4 लाइंस के अंदर, इसकी की ये है कि आप उसकी कॉन्सेप्ट को पकड़ें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड एक्विजिशन है, तो ड्यूरिंग द पीरियड एक्विजिशन से रिलेटेड देयर इज अ रिस्क द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट्स। अब आप चले जाएं उस अकाउंटिंग मूवमेंट पे, या समझ लें आप गुडविल की जो वर्किंग हमारे पास होती थी ना, आप उसको माइंड में लेकर आते हैं। उस वर्किंग के कंपोनेंट्स क्या है? कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू, NCI, देन गुडविल पे आप आते हैं। अब NCI है ही नहीं। अब शॉर्ट किस तरह होगा? NCI पे जो बात करेगा वो गलत बात कर रहे हैं। जब 100% एक्विजिशन है, NCI पे बात कर रहे हैं, तो इररेलेवेंट बात कर दिया आपने। बट 100% एक्विजिशन है, गुडविल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुडविल हो सकती है, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है गुडविल, तो आप उस पर बोल सकते हैं कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट्स माइट नॉट हैव बीन एप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड एंड देयर इज अ रिस्क दैट द गुडविल इज अंडर या ओवर स्टेटेड। आप इतनी बात भी कर रहे हैं तो आप एक मैसेज दे रहे हैं कि एक्विजिशन रिलेटेड अकाउंटिंग से क्या मसला है। और मसले भी हो सकते हैं कि भाई आपका पूरा साल वो चीज एक्वायर्ड रही, उसके दौरान जो ट्रांजेक्शन थे उसके भी रिस्क हो सकते हैं, बट मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास मार्क्स कम है, टाइम कम है। तो मेन मुद्दे पे बात करूंगा। ड्यूरिंग द पीरियड एक्विजिशन है, एक्विजिशन रिलेटेड रिस्क। ड्यूरिंग द पीरियड डिस्पोजल है, डिस्पोजल की अकाउंटिंग और उसके प्रॉफिट रिलेटेड रिस्क। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जब डिस्पोजल मेरे पास हुआ तो मेरे पास जो उसकी प्रेजेंटेशन है, अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, कोई वन ऑफ गेन है, उसके डिस्क्लोजर पे बात भी कर सकता हूँ। बट क्योंकि सवाल में प्रॉफिट का नंबर गिवन है और मेन चीज अराइज होती है विद द गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो मैं अगर सिर्फ इसी पे बात कर दूंगा तो इट मीन्स मैं 3 से 4 लाइन में अपने मेन रिस्क को हाईलाइट कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास मार्क्स हासिल करने के चांसेस ज्यादा है। प्रोसीजर अगर बोलेगा तो बिल्कुल कवर करने हैं, अदरवाइज आपने कवर नहीं करने। और सेम इज द केस, अगर प्रोसीजर आपसे पूछ रहा है तो रिस्क और प्रोसीजर्स को आप साइमल्टेनियसली भी लेके चला सकते हैं, ताकि आप रिस्क से प्रोसीजर को कोरिलेट कर सकें। अक्सर गलती होती ही वहीं पे है कि रिस्क किसी और डायरेक्शन में होता है, प्रोसीजर किसी और डायरेक्शन में होता है। नसीहत लिमिट वाले केस के अंदर अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट पे अगर आप वापस जाएं, तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ था कि मुझे अपेंडिक्स 2 लाजमी जरूरी है, अपेंडिक्स 3 भी पढ़ना जरूरी है। तब तक मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट पे या उसके इशू पे बात नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अभी नसीहत लिमिटेड पे ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट पे क्या बात करनी है। क्यों? मे बी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जब ड्राफ्ट नंबर्स को देखें तो आपको कोई ऐसा नंबर नजर आ जाए जो वहां पे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जितनी अपेंडिक्स आइडेंटिफाई करी हैं, उन तीनों को जब तक ना पढ़ लें कंबाइनली, तब तक सवाल अटेम्प्ट करना शुरू ना करें। मैं तो अभी पढ़ते हुए पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि माइंड ओपन हो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को करना चाहिए। मैंने अभी सवाल लिखना शुरू नहीं किया। अभी अज्यूम कर लें पेपर में मैंने ड्राफ्टिंग शुरू नहीं करी रिक्वायरमेंट 1 की, क्योंकि मैंने जो 3 अपेंडिसेस आइडेंटिफाई की हुई हैं मुझे उनको लाजमी पढ़ना है। भले मैं ऑडिट रिस्क लिखने पे भी जाऊं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू लिखने पे जाऊं, क्योंकि वो पिक्चर कंप्लीट तब तक नहीं होगी। और पेपर में भी इस गलती से आप कोशिश करिएगा ना हो कि आप सवाल लिखने की जल्दी में बाकी इंफॉर्मेशन को छोड़ ना दें। क्योंकि MSA 1 की एक प्रॉपर थीम ये है कि आपने होलिस्टिक अप्रोच लेनी है। आपने इंफॉर्मेशन को
इंटीग्रेट करना है, कोरिलेट करना है, हाईलाइट करना है विद द नंबर्स, बाकी सारी चीजों से। तो ये अप्रोच जरूर क्लियर रखिएगा। जो अपेंडिसेस आइडेंटिफाई करें उनको पढ़ें पूरा, इंफॉर्मेशन को लिंक स्टेब्लिश करें, फिर आप लिखने पे जाएं। अब बढ़ते हैं आगे नंबर्स पे, और ये चीज अभी आपको यहाँ से प्रूव भी हो जाएगी कि भाई नंबर्स क्या क्या रहे हैं। आपके माइंड में ऊपर थीम बन गई, 100% एक्विजिशन कहाँ पर है, 75% एक्विजिशन भी है। अब सवाल में अगर मैं एट अ ग्लांस देखूं, और फॉर एग्जांपल मेरे पास रिटेन अर्निंग या बैलेंस शीट गिवन है, भाई मुझे तो यहाँ पे एनसीआई को ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक सब्सिडी थी जो 75% एक्विजिशन पे थी। मुझे नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, यहाँ से ही नंबर्स में मसला आ जाएगा। मुझे पता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने ये वर्ड हाईलाइट भी करवाया था ऊपर। वो क्यों करवाया था? उसका रीजन ये था कि भाई अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और फॉर एग्जांपल मैं अगर बैलेंस शीट पे जाता हूँ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस किस्म की? इन्वेस्टमेंट इन बीएएल मेरे पास क्यों आ रही है? बीएएल मेरे पास जब सब्सिडरी है, और मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिडरेशन आती है, इन्वेस्टमेंट आती है मेरे पास? मेरे पास इन्वेस्टमेंट तब आती अगर ये मेरे पास इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते विद रिस्पेक्ट टू IS 27। अब यहाँ पे आके आपको पता चलेगा, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ अपेंडिक्स 1 को पढ़ के आंसर करने पे चला जाता, मैं बीएएल पे वापस भी जाऊं अगर, तो इस पॉइंट के रिस्क को वो जेनेरिक लिख कर आता था। वो ये नहीं बता पाता कि भाई आपने यहाँ पे अकाउंटिंग सही से नहीं करी हुई, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक्स के अंदर शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग सही से हुई भी नहीं है। एनसीआई तो मुझे नजर ही नहीं आ सकता जब मैंने इन्वेस्टमेंट को शो किया हुआ है। जितने भी एसेट्स हैं, देयर माइट बी अ चांस कि मैंने उन एसेट्स की अकाउंटिंग नहीं करी हुई, क्योंकि बेसिक कंसोलिडेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट होती है, एसेट्स मर्ज होते हैं, एनसीआई गुडविल आके रिकॉर्ड होता है। तो इसका मतलब इस रिस्क को उसने यहाँ पे कोरिलेट किया। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ना पढ़ने का नुकसान ये होता है कि आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाते हैं। बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट है, क्योंकि सेपरेट, इट्स इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इंफॉर्मेशन को पढ़ने का आपको एडवांटेज ये होगा कि आपके माइंड में बैकग्राउंड अवेलेबल है। और कोशिश ये करा कि पेपर के अंदर अगर रिस्क का सवाल है नॉर्मली, और आपके पास फाइनेंशियल नंबर्स अवेलेबल हैं, तो 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा लाजमी बना लिया करें वेरिएंस के। एक बना लिया करें इन अमाउंट, एक बना लिया करें बराबर में इन परसेंटेज। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट नंबर्स को रीड करना आसान हो जाएगा। अभी मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से नजर आ रहा है कि रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, कॉस्ट मेरे पास थोड़ी बहुत बढ़ रही है, जीपी मार्जिन मुझे नहीं पता परसेंटेज में कितना है। बट जब मैं ये नंबर्स अपने पास बना लूंगा बगैर इंफॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट किए हुए, और जब उसके बाद में पढ़ना शुरू करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि यार और रिस्क क्या हो सकते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास कंपैरेटिव फाइनेंशियल पीरियड्स अवेलेबल हों, आप वेरिएंस तो जरूर निकाल लिया करें, उससे इंफॉर्मेशन पढ़ने में आपको आसानी होगी। ऑल दो सवाल के अंदर अभी मार्क्स इतने ज्यादा नहीं है कि मैं इसकी बेसिस पे भी रिस्क बताऊं, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बताते हुए या किसी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हुए अगर मैं नंबर्स को रीड कर लूंगा इस सेंस में, तो मुझे एक बेनिफिट मिल जाएगा ओवरऑल सवाल के लिहाज से, कि कहाँ पे डायरेक्टली मसला हो सकता है। और जैसे ये मुझे नजर आ रहा है कि एक एबनॉर्मल गेन है, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी मटीरियलिटी का लेवल क्या है। अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो मेरा कितना इंपैक्ट आ सकता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे या प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। कंपेरेबिलिटी इससे बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो रही है, तो यहाँ पे रिस्क के चांसेस ज्यादा है। तो नंबर्स को यूज करने का ये आपको एडवांटेज मिल जाता है पेपर के अंदर। यहाँ मुझे ये भी नजर आ रहा है, अब ये अकाउंटिंग रिस्क ऊपर बात नहीं हुई हुई थी। अगर मैं दोबारा से रिक्वायरमेंट पे आता हूँ, उसने मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया था अपेंडिक्स 1 पे की ऑडिट रिस्क बताते हुए। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपेंडिक्स 2 से कोई रिस्क एडिशनल निकल रहा है, वर्ड पे गौर करिए कि एडिशनल निकल रहा है, जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट की भी अकाउंटिंग है, उससे भी रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। अगर तो वो मुझे ओपन छोड़ता, तो मैं बिल्कुल इस पे, कन्वर्टेबल लोन पे, जितने भी अकाउंटिंग इश्यूज अपेंडिक्स 3 में आइडेंटिफाइड थे उस पे भी रिस्क मेंशन करता। बट क्योंकि मुझे सवाल ने स्पेसिफिकली अपेंडिक्स 1 पे डायरेक्ट कर दिया था, तो मेरी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मार्क्स। अगर फॉर एग्जांपल मार्क्स ज्यादा होते
तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता था, बट क्योंकि अभी मेरे पास मास की बाइफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे रिस्क को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो मैं 6 से 7 रिस्क टारगेट कर रहा हूँ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में जरूर रखिएगा, ये सारी प्लानिंग की बातें ही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, स्पेसिफिकली MSA 1 के क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउ होता है, ये एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। बट जो रिमोट प्रॉक्टरिंग से एग्जाम दे रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो नहीं लिख पाते। अब ये इन्फॉर्मेशन का टेबल आप बनाएंगे तो आपसे इसको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, बट मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जो एडिशनल चीजें आ रही हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट की रिकग्निशन आ रही है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, इसका मतलब OCI अकाउंटिंग यहाँ पे हुई हुई है, एक्विजिशन ऑफ BAL मुझे रिटेन अर्निंग में नजर आ रही है। देन मैंने ऊपर प्रॉफिट में देखा था, मुझे एबनॉर्मल आइटम गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल नजर आ रहा था सब्सिडी का। उसके बाद मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन आ रहा है, क्योंकि मैंने एक इंटरनेशनल सब्सिडी को एक्वायर किया था। मोटी मोटी बातें मुझे इस तरह पता चल सकती हैं। देन अगर मैं बैलेंस शीट पे जाता हूँ, मुझे कोई रेशोस ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अपेरेंटली नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन BAL में अकाउंटिंग का मसला है। इंटेंजिबल अगर मेरे पास आ रहे हैं तो उसके ऊपर अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं कमेंट कर सकता हूँ। इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे पास इंक्रीज हो रही है, सवाल में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है तो इस इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट कर सकता हूँ। स्टैंड अलोन बेसिस पे मैं इस इन्फॉर्मेशन पे कमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ स्टैंड अलोन बात करूँ, सवाल में कोई और डेटा गिवन नहीं है, नंबर्स गिवन है, तो मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली चीज पे बात कर सकता हूँ सेफली। देन बाकी आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, तो ऊपर ट्रेड रिसीवेबल वाला पॉइंट था, उससे आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू से इसका लिंक स्टेब्लिश कर सकते हैं। देन आपके पास अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी आ रहे हैं, तो इसकी अकाउंटिंग पे आप देख सकते हैं, सवाल में शेयर बेस्ड पेमेंट के अलावा कोई और चीज अगर नहीं है तो उसके इंक्रीज से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग्स पे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 एक्विजिशन ड्यूरिंग द पीरियड की हुई है, तो उसको आपने किस तरह चीजें मर्ज हो रही होंगी। देन आपके पास बोरोइंग आ रही है, तो बोरोइंग को आप कोरिलेट कर सकते हैं आगे अगर कोई सवाल के अंदर इशू आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोन इशू कर दें तो उसकी अकाउंटिंग पे आप बात कर सकते हैं IFRS 9 के लिहाज से। कन्वर्टेबल लोन आपके पास है तो उस पर आप डिटरमिन कर सकते हैं। अब कन्वर्टेबल लोन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस कन्वर्टेबल लोन को उसने बाइफिकेट किया भी है या पूरा का पूरा लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसकी अकाउंटिंग पे मैं बात कर सकता हूँ। इसी तरह डेफर्ड टैक्स रिलेटेड कोई अगर मसला सवाल में डिस्कस है तो मैं इस पे बात कर सकता हूँ। अदरवाइज इसके नंबर को देखते हुए मैं इसमें इस पे कमेंट करना मुश्किल होगा। बताने का पर्पज ये है कि सवाल में कब फाइनेंशियल के डेटा को किस तरह यूज करना होता है, ये सवाल आपको डायरेक्ट करता है। अगर इसी सवाल के अंदर मैं ये चीज मेंशन करता अपेंडिक्स 2 वाली, और ऑडिट रिस्क के मार्क्स को बढ़ा देता, तो मैं इन सवाल के रेशोज को निकालते हुए, इंक्रीज डिक्रीज को निकालते हुए उस पर भी कमेंट करके फर्दर रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता था। बट क्योंकि सवाल ने अपेंडिक्स 1 तक रेस्ट्रिक्ट किया, प्लस सवाल के अंदर मार्क्स मेरे पास कम अवेलेबल थे, मेरी प्लानिंग मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं एडिशनल इन चीज़ों पे जाऊं, तो इसका मतलब मैं इस इंफॉर्मेशन को मोस्टली कहाँ यूज कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज को बताने में यूज कर रहा हूँ। मैं अपने पास जर्नल एंट्रीज बताने के अंदर इन अकाउंट्स को, इन अमाउंट्स को यूज कर रहा हूँ। तो सवाल को एसिमुलेट करना ये चीज कहते हैं कि आपने किस इंफॉर्मेशन को किस तरह एनालाइज करना है और किस रिक्वायरमेंट के अंदर आपने यूज करना है। देन उसने आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉलिसीज भी दिए हुए हैं, जिसमें उसने बताया हुआ PPNE आपका मेजर होता है कॉस्ट मॉडल पे। डेप्रिसिएशन रेट्स उसने आपको अलग से बताया हुए हैं। अब बताए हुए हैं तो उसका मतलब यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं आपके पास यूज आ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पॉलिसी बताई हुई है, मेजर्ड है यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल, विदाउट विद एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं भी लिखता तो हमें पता है फेयर वैल्यू मॉडल पे जब होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो प्रॉफिट लॉस में ही जाता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वैल्यू करता है किस पे, फेयर वैल्यू पे। इसका मतलब देयर माइट बी अ चांस कि जो अगली रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज बताना पड़ सकती हैं, बनाना पड़ सकती हैं, उसमें ये डेटा यूज हो रहा हो। तो कोई भी डेटा सवाल के अंदर जरूरी नहीं है वो रिडंडेंट हो, वो कहीं ना कहीं पे आपके पास यूज जरूर होगा। अब चलते हैं अकाउंटिंग इश्यूज की तरफ जो उसके आउटस्टैंडिंग बताएगा। अब बोरिंग डिक्रीज बाय 50% है, तो कन्वर्टेबल लोन उसने नीचे अलग से लिया हुआ है। अगर आप कन्वर्टेबल लोन को कन्वर्ट करके फिर बोरिंग की परसेंटेज को चेक करेंगे तो आपके पास कोई लिंक स्टैब्लिश हो सकता है। अच्छा, ईमेल फ्रॉम ग्रुप फाइनेंशियल अकाउंटेंट एट RIL क्या है, उसमें उसने बताया हुआ एज डिस्कस विद बशीर, आई अटैच द RIL ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर सो दैट यू स्टार्ट प्लानिंग योर ऑडिट। I should make you aware that there are a few outstanding issues that we are still working on and are not reflected in the draft figures.
अब वर्किंग चल रही है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसका मतलब क्लाइंट को खुद इन चीज़ों के साथ इश्यूज हैं, तो ऑडिट रिस्क तो वैसे ही इस पे आपका हाई हो जाता है। दिस इश्यूज विल ऑफ कोर्स बी रिजॉल्व बिफोर द ऑडिट स्टार्ट्स। आई हैव आउटलाइंड द आउटस्टैंडिंग इश्यूज ऑन विच आई रेफर बिलो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब आउटस्टैंडिंग इश्यूज आ रहे हैं। अब आउटस्टैंडिंग इश्यूज का एक सबसे बड़ा फायदा आपके पास ये होता है कि जब इसमें हेडिंग्स सवाल ने ऑलरेडी बना के दी हुई हैं, तो आप इसको तोड़ के भी पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास अकाउंटिंग इशू है कन्वर्टेबल लोन का। अब किसी को कन्वर्टेबल लोन की बातें पता हैं तो वो इसको स्टैंड लोन लिख सकता है। उसको पॉइंट 2 को कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। वो एट अ टाइम कन्वर्टेबल लोन के इशू पे रहते हुए इसकी बात को लिख सकता है। इसका मतलब है क्या, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने से आप यहाँ पे इजीली बच सकते हैं। वन इशू इज अ सेपरेट इशू, जिसका बहुत कम कोरिलेशन होगा सवाल की दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ। तो कोशिश ये करा करें जब अकाउंटिंग इश्यूज पे बात करें और सवाल में फॉर एग्जांपल ऑडिट रिस्क पे भी बात हुई हुई है, तो पहले अकाउंटिंग पे बात कर लिया करें, फिर ऑडिट रिस्क पे बात करा करें। उस तरह के सवालों में जिसमें दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। इस सवाल में नहीं। इस सवाल में क्यों? क्योंकि उसने अपेंडिक्स 1 पे रेस्ट्रिक्ट करके और मार्क्स भी कम रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको इस कोरिलेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं प्योर अकाउंटिंग माइंडसेट चला रहा हूँ, अकाउंटिंग इश्यूज बता रहा हूँ, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अब दोनों को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट ए में अकाउंटिंग इश्यूज आपसे पूछे हुए हैं। अगर आप मर्ज करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कन्वर्टेबल लोन की हेडिंग डाली और यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू क्या है, कि क्लाइंट ने कन्वर्टेबल लोन को ब्रेक नहीं किया हुआ, उसको सही से प्रेजेंट नहीं किया हुआ। फिर आप बता दें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए, फिर आप जर्नल एंट्री बता दें। तो एक ये अप्रोच भी ली जा सकती है सवाल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस सवाल के अंदर डेटा इतना ज़्यादा आपके पास नहीं है, तो आप सेपरेट अप्रोच भी ले सकते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट ए को सेपरेटली किया, अकाउंटिंग इशू पे बात कर ली, देन आप रिक्वायरमेंट बी पे आपने उसी चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया। दोनों अप्रोचेस आपके पास ली जा सकती हैं। जी बस मैं ब्रेक ले रहा हूँ, भी अजान शुरू होने वाली है 3-4 मिनट में। मैं उस पर ब्रेक ले लेता हूँ। या एक काम करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, क्योंकि अकाउंटिंग को फिर जब हम डिस्कस करें तो फिर हम सेपरेटली डिस्कस करें। फिर अकाउंटिंग को डिस्कस करके फिर हम सेशन को क्लोज वैसे भी कर रहे होंगे। 10 मिनट का मेरे ख्याल से ब्रेक ले लें, 4:20 तक फिर कन्वीन करते हैं। फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट लगा के, आधा घंटा लगा के, फिर उसके बाद आप क्लास ही ऑफ कर लीजिएगा तो नमाज भी आप पढ़ लिएगा।